हेलो एवरीवन। अगर आप वीडियो का थंबनेल देख कर आए हैं कि आपको इस बुक की समरी मिलेगी, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स की जो बुक है हमारी, उसकी समरी मिलेंगे, तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो क्योंकि इसके अंदर पूरी बुक की मैं आपको समरी दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको बुक का लिंक भी दूंगा। जो गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से बुक डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर ओवरऑल व्यू दिया हुआ है मैंने। पूरी बुक का सम एंड सब्सटेंस जो है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँ। तो जब आप डिस्क्रिप्शन से उस बुक को डाउनलोड करें तो प्लीज़ उसके साथ में जो रेड बटन है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें उनके साथ जो ह्यूमन वैल्यूज़ इंजीनियरिंग में कैसे यूज़ करते हैं वो जानना चाहते हैं। तो बुक के ऑलमोस्ट 4 यूनिट हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले यूनिट के अंदर इंजीनियरिंग एथिक्स के बारे में बात करेंगे कि इंजीनियरिंग के अंदर जो एथिक्स है वो क्यों है और किस टाइप की है। उसके बाद दूसरे यूनिट में हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ की, और फिर इंजीनियरिंग एज सोशल एक्सपेरिमेंटर की बात करेंगे हम। फिर तीसरे यूनिट के अंदर हम बात करेंगे एक इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है फॉर सेफ्टी मेंटेनेंस के लिए, मतलब साइट पर या फिर अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आप एक सेफ़्टी बनाए रखें। अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं तो आपको साइबर सिक्योरिटी बनानी होगी। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको साइट पे जितने भी लेबर काम कर रही है उसकी सिक्योरिटी आपकी ज़िम्मेदारी होगी। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस वक्त, तो वहाँ पर कोई हादसा ना हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंजीनियर की होगी। तो इंजीनियर की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिस भी जगह वो काम कर रहा है, जिस भी प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा है उस चीज़ के लिए। सेकंड, हम फोर्थ यूनिट के अंदर हम बात करेंगे राइट्स के बारे में, क्या क्या राइट्स होते हैं एक एम्प्लॉय के पास, प्रोफेशनल राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में, क्या ग्लोबल इश्यूज़ आज के करंट सिनेरियो में ग्लोबल इश्यूज़ क्या हैं। तो ये पूरी वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो और चारों को मैंने एक ही वीडियो के अंदर डाल दिया, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। मैं चाहता तो इन वीडियो को अलग अलग भी डाल सकता था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, लेकिन उससे क्या होता है कि आपको पूरा कंटेंट एक साथ नहीं मिल पाता, इसलिए मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है। ये थोड़ी सी लंबी है, इसीलिए इसका जो कंटेंट है वो बनाने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा, इसीलिए ये थोड़ी बड़ी वीडियो है एंड सॉरी फॉर दैट। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर इंजीनियरिंग एथिक्स, क्या मतलब है इस बात का। इंजीनियरिंग एथिक्स, तो एथिक्स से आप पता ही समझ गए होंगे कि एथिक्स होने चाहिए इंजीनियर्स के अंदर, किस टाइप के, मतलब अप्रोच क्या होती है। तो दो तरह के अप्रोच है इसके अंदर, माइक्रो एथिक्स और मैक्रो एथिक्स। तो माइक्रो एथिक्स के अंदर हम डिसीजंस के ऊपर बात करेंगे, प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि एक सिंगल इंडिविजुअल के कारण उसे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसके बारे में बात करेंगे। प्रोफेशनलिज्म और कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे मैक्रो एथिक्स की तो उसके अंदर सोसाइटिकल प्रॉब्लम आ जाएगी नॉर्मली। ठीक है, मतलब आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं एथिक्स के तौर पे। मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो वो एथिकल होना चाहिए ताकि उसकी पूरी एक सोसाइटी पर प्रभाव ना पड़े, उसका डाटा चोरी कर कोई किसी और को ना दे। जैसे कि अब हमने देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ ऐप्स को बंद कर दिया है, तो वो इसी एथिक्स के ऊपर किया है, ये कहकर कि उनके जो ऐप्स हैं यानी कि वो हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो ये रीजनल और नेशनल लेवल प्रॉब्लम, मतलब रीजनल लेवल पे क्या प्रॉब्लम है तो नेशनल लेवल पे तो मैंने अभी चली रही है हाल ही में। ग्लोबल इश्यूज़, ग्लोबली जो इश्यूज़ करंटली अभी चल रहे हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हर किसी का एक कलेक्टिवली, एक अगर एक टीम बात, हम टीम की बात करें, पूरी एक इंजीनियरिंग की टीम काम कर रही है तो उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रुप और प्रोफेशनलिज्म की बात करेंगे हम। उसके बाद इस बुक के अंदर आप देखेंगे कि मोरल इश्यूज़ क्या क्या होते हैं, मतलब उसकी भी वैराइटीज़ होती हैं कि क्या क्या मोरल इश्यूज़ होते हैं। जैसे कि रिसोर्स क्रंच, अपॉर्चुनिटी और एटीट्यूड। रिसोर्स क्रंच, क्रंच मतलब वही बैसाखी। रिसोर्स क्रंच का मतलब यहाँ पर डायरेक्टली इस बात से है कि आपको जो रिसोर्स मिल रहे हैं वो सफिशिएंट हैं काम को कंडक्ट करने के लिए या नहीं, उसकी एक बात करेंगे हम। अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। मोरल इश्यूज़ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जैसे कि नेपोटिज्म हो रहा है बॉलीवुड में, तो अपॉर्चुनिटी किसको मिल रही है किसको नहीं मिल रही है, ये भी एक मोरल इशू है। ठीक है, एटीट्यूड मतलब आपका एटीट्यूड कैसा है, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय की तरफ और एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर की तरफ, या फिर कंपनी की तरफ, या फिर एक नेशन की तरफ क्या एटीट्यूड है, वो सब हम मोरल इश्यूज़ के अंदर बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंक्वायरी टाइप। अब इंक्वायरी कितने टाइप की होती हैं, 3 तरह की इंक्वायरी होती हैं। नॉर्मेटिव इंक्वायरी, कॉन्सेप्चुअल और डिस्क्रिप्टिव। नॉर्मेटिव मतलब जनरली जो इंक्वायरी हम करते हैं नॉर्मली, जैसे किसी भी वर्कर से हम इन नॉर्मली इंक्वायरी करते हैं, या कुछ भी काम गलत हो जाता है तो नॉर्मेटिव, एक फॉर्मल सी इंक्वायरी। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट बेस्ड, मतलब कि
एक हम टेक्निकल बंदे से बात कर रहे हैं और उससे हम बात करेंगे तो कॉन्सेप्चुअल बेस करेंगे, ना कि ऐसे ही बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको रिटर्न जो भी प्रॉब्लम हुई है वो रिटर्न उसके कंक्लूजन अगर आपको पता है तो कंक्लूजन क्या क्या है वो सब आपको बताने होंगे अपने से हायर अथॉरिटीज़ को। इसके बाद हम इंजीनियरिंग एथिक्स के अंदर इसी यूनिट के अंदर हम बात करेंगे मोरल डायलेमास की। अब डायलेमा का मतलब क्या है? डायलेमा का मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। मतलब आपके सामने दो चीज़ें होंगी और आप उसमें से आपको एक चीज़ चुननी है। तो इस सिचुएशन अगर दोनों ही ठीक हैं तो आप कौन सी जो ज़्यादा ठीक होगी वो चुनेंगे, और दो बुरी चीज़ों में से चुननी है तो कौन सी चुनेंगे, मतलब कम बुरी वाली, मतलब जिसका इफेक्ट कम हो। तो इस तरह की डायलेमा सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये भी 3 तरह की हैं, तो हम बात कर लेते हैं। देयर आर सम डिफिकल्टीज इन अराइविंग एट द सॉल्यूशन ऑफ द टू द प्रॉब्लम। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचना चाहते हैं तो कुछ डिफिकल्टीज तो आएंगी हमें, तो उन्हें हम इन डायलेमा कहते हैं। देयर आर 3 कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लीडिंग टू द मोरल डायलेमा। मोरल डायलेमा तो हम ऐसी 3 सिचुएशन है जिसके अंदर हम डायलेमा में आ सकते हैं, जैसे कि द प्रॉब्लम ऑफ वैग्यूनेस। अब इसका मतलब क्या है? अस्पष्टता, ठीक है। वैग्यूनेस का हिंदी मीनिंग जो है अस्पष्टता या फिर क्लियर ना होना। अब हो सकता है कि आप एक इंजीनियर हैं और आपके पास एक सिचुएशन आई, तो आपको उसे सोल्व करना है। अब आप एक ऐसी डायलेमा में है कि आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं है, स्पष्टता नहीं है आपको, मतलब क्लियरेंस नहीं है कि आपको क्या करना है, मतलब हुआ क्या है। तो पहले आप तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको एक डायलेमा में आ जाएंगे कि आप सोल्व भी करना है आपको, लेकिन आपको पता नहीं कि क्लियर क्या है सिचुएशन। दूसरी है द प्रॉब्लम ऑफ कन्फ्लिक्टिंग रीज़न। कन्फ्लिक्टिंग रीज़न मतलब फॉर एग्जांपल आपने किसी को कोई काम कंडक्ट किया अपनी टीम में, आप एक साइट इंचार्ज हैं, ठीक है, आपके नीचे भी सुपरवाइज़र है, तो आपने उसे काम दिया और वो काम उसने नहीं किया, ठीक है। तो कन्फ्लिक्टिंग रीज़न होगा, उसने कहा कि मुझे रिसोर्सेज नहीं मिले। रिसोर्सेज क्यों नहीं मिले? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने बिल पास नहीं किया था, ठीक है। तो इस तरह की जो कन्फ्लिक्टिंग रीजंस होते हैं, क्या है कि अगर काम एक के नीचे एक चैन वाइज चलेगा तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर एक ही बंदा दो अलग अलग पार्टीज़ को या फिर दो अलग अलग अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करेगा और किसी भी पार्टी का इफेक्ट दूसरी पार्टी पर पड़ेगा तो उसे कन्फ्लिक्टिंग रीजंस होंगे, मतलब एक दूसरे से में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। तीसरी है द प्रॉब्लम ऑफ डिसएग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई प्रपोजल दिया, फॉर एग्जांपल आपके ऊपर अथॉरिटी है, आपने कोई प्रपोजल दिया और उन्होंने डिसएग्रीमेंट कर दिया, मतलब उन्होंने ज़्यादा भाव नहीं दिया उस बात को, तो आपने किसी और को दे दिया, तो उसने भी डिसएग्रीमेंट कर दिया, किसी ने एग्रीमेंट कर दिया, तो द प्रॉब्लम ऑफ डिसएग्रीमेंट होता रहता है ये, ठीक है। ये भी एक मोरल डायलेमा है जो सिचुएशनली हमें समझनी पड़ती है। इसके बाद डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप बुक में से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने जस्ट आपको समरी देना है, मुझे एक जनरल आइडिया देना कि एक्चुअली हो क्या रहा है इसके अंदर। इसके बाद हमने मोरल डायलेमास तो देख लिया कि डायलेमास कितने टाइप के होते हैं। 3 तरह के थे, वैग्यूनेस, कन्फ्लिक्टिंग रीजंस और डिसएग्रीमेंट के। लेकिन वो क्या स्टेप होंगे जिससे हम डायलेमा को सोल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मोरल फैक्टर एंड द रीजंस। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम सोल्व करनी है, डायलेमा सोल्व करना है, मतलब आप प्रॉब्लम तो सोल्व करेंगे लेकिन उससे पहले डायलेमा को सोल्व करना पड़ेगा। तो डायलेमा क्या है? सबसे पहले तो आप मोरल फैक्टर को पकड़ो, सही क्या है, उस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन करो, उसके रीजंस क्या हैं वो पता करो। सेकेंड है कलेक्शन ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन, डाटा एंड फैक्चुअल इंक्वायरी रिलेटेड टू द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, डाटा है या फैक्ट है, मतलब जैसे कि अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो ड्राइंग्स उठाएंगे। अगर किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप ड्राइंग्स उठाएंगे, फैक्ट्स उठाएंगे, और किसने की है तो उसके लिए फैक्चुअल इंक्वायरी। फैक्चुअल इंक्वायरी का मतलब ये है कि आप उस कंसर्न पार्टी से या फिर उस एम्प्लॉय से जाकर आप पूछेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। या फिर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, आपको एक प्रोजेक्ट हैंडल करना है और आपने काफ़ी मॉड्यूल्स बना के उसे ब्लॉक्स बना के दिया हुआ है काम अलग अलग, एक मॉड्यूल किसी और को पूरा करना है, दूसरा मॉड्यूल किसी और को पूरा करना है, और किसी भी एक मॉड्यूल में प्रॉब्लम आती है तो आप किसी भी कंसर्न पार्टी से पूछ सकते हैं फैक्चुअल इंक्वायरी के बेसिस पे। तो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो वही बात की हुई है। तीसरा है रैंक द मोरल ऑप्शन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्चुअल। अब आप दूसरी इंक्वायरी करेंगे, जो मैंने 3 टाइप की इंक्वायरी बताई थी, नॉर्मेटिव, कॉन्सेप्चुअल और डिस्क्रिप्टिव। उसमें से आप जब कॉन्सेप्चुअल इंक्वायरी करेंगे तो उसके अंदर रैंक करेंगे मोरल ऑप्शंस, मतलब प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को रैंक करेंगे मोरली कि भाई ऐसे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, फिर दूसरा ऐसे भी हो सकती है, लेकिन ये गलत है तो तीसरी तरीके से ये हो सकता है, तो मोरली रैंक करना प्रॉब्लम्स को, ठीक है। चौथा है जनरेट अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन टू रिजोल्व द डायलेमा। अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन मतलब अलग अलग टाइप के एक्शंस को हम जनरेट करेंगे डायलेमा को सोल्व करने के लिए, ठीक है। अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आप एक इंजीनियर हैं तो आपको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, अल्टरनेटिव वेज ढूंढते रहना है। उसके बाद 5वां स्टेप होगा आपका डिस्कस द कलीग्स एंड ऑब्टेन देयर पर्सपेक्टिव प्रायोरिटीज सजेशंस ऑन वेरियस अल्टरनेटिव्स। अब ऐसा है कि आप आगे इंजीनियर हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप भगवान हैं,
जो आपको सॉल्यूशन आया हो सकता है वो ठीक ना हो किसी और तरीके से, तो उसमें उस केस में आपको अपने कलीग्स के साथ डिस्कस करना चाहिए, उन्हें उनकी बात भी सुननी चाहिए, उनके पर्सपेक्टिव को भी जानना चाहिए कि वो किस तरह से सोच रहे हैं, और उनके सजेशंस भी लेने चाहिए। कहा जाता है ना कि सुनो सबकी करो अपनी, तो सुननी तो सबकी पड़ेगी आपको एक बार तो, क्योंकि क्या पता एक अच्छा आइडिया कोई और दे दे आपको। इसके बाद हम करेंगे डिसाइड अपॉन अ फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन based on the priority fixed or assumed. If there is no ideal solution, we arrived at the particular satisfactory or satisfaction solution. अगर आपको कोई ढंग का सॉल्यूशन नहीं मिला, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री मतलब आइडियल सॉल्यूशन नहीं मिला, मतलब कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व लेती है और आइडियल सॉल्यूशन था आपके पास लेकिन आपको वो मिला नहीं, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो आपने प्रायोरिटी को कंडक्ट की थी उस प्रायोरिटी के हिसाब से जो कम इफ़ेक्टिव होगी, मतलब जिससे कम गलत इफेक्ट पड़ेगा, उसको हम चूज़ कर लेंगे और उससे हम देखेंगे कि सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचा जाए, ठीक है। इसके बाद है मोरल ऑटोनॉमी। अब ये क्या है, स्किल्स होते हैं ऑटोनॉमी के इसके। तो इंजीनियरिंग स्किल्स रिलेटेड टू मोरल ऑटोनॉमी आर लिस्टेड एज फॉलोज। जो भी स्किल्स चाहिए होते हैं मोरल ऑटोनॉमी के लिए वो सारे नीचे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने वन बाय वन पढ़ लेता हूँ, ठीक है। प्रोफेंसी इन recognizing moral problems in engineering and ability to distinguish as well as related them to problem in law, economics and reasons. एक इंजीनियर को पता होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स उसको आ रही हैं उसके अंदर वो डिफरेंटली डिस्टिंग्विश कर सके और उसके ऊपर अपने लॉज लगा सके इकोनॉमिकली और रीजनली। दूसरा स्किल है स्किल इन कॉम्प्रीहेंडिंग, क्लैरिफाइंग, क्रिटिकली असेसिंग आर्ग्यूमेंट ऑन डिफरेंट एक्सपर्ट्स ऑफ मोरल इश्यूज़। कॉम्प्रीहेंडिंग का मतलब है समझना, किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से समझ रहे हैं, क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफाई करना, क्रिटिकली एसेस करना उसे, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मोरल इश्यूज़। जो डिफरेंट टाइप के मोरल इश्यूज़ हैं उन्हें डिफरेंटली क्रिटिकली एसेस करना, ठीक है। तीसरी एबिलिटी है एबिलिटी टू फॉर्म कंसिस्टेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट्स बेस्ड ऑन फैक्ट। मतलब एक कंसिस्टेंट आपके पास जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की एबिलिटी है वो कंसिस्टेंस होनी चाहिए और बेस्ड ऑन फैक्ट होनी चाहिए, मतलब आप फैक्ट्स से बात करेंगे, बिना फैक्ट की कोई बात नहीं होगी। अवेयरनेस ऑफ द अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज टू द इश्यूज एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन फॉर पार्टिकुलर डिफिकल्टीज, ठीक है। अवेयरनेस होनी चाहिए अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज के लिए, ठीक है, बस वही है। सेंसिटिविटी टू जेन्युइन डिफिकल्टीज एंड सबटाइटल्स इंक्लूडिंग विलिंगनेस टू अंडरगो एंड टॉलरेंस सम अनसर्टेनिटी व्हाइल मेकिंग डिसीजंस। इसके बाद है यूजिंग रेशनल डायलॉग्स इन रिजोल्विंग मॉरल कन्फ्लिक्ट्स एंड डेवलपिंग टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अमंग मॉरल रीजनेबल पीपल। अगर लोग मान नहीं रहे हैं तो उसके अंदर कुछ इस तरह के रेशनल डायलॉग्स प्रोवाइड करना, कुछ इस तरह की कंडीशंस डेवलप करना ताकि उन्हें टॉलरेंस किया जा सके या फिर उन्हें टॉलरेंस पावर दी जा सके, उनके बीच में टॉलरेंस पावर मेंटेन करने के लिए। उसके बाद मेंटेनिंग मोरल इंटीग्रिटी। मोरल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब अगर आप काम करें कोई प्रोजेक्ट तो मोरली इंटीग्रेट होनी चाहिए, ना कि आपसी फूट होनी चाहिए, वरना वो प्रोजेक्ट ख़राब ही होगा और तो कुछ होगा नहीं। इसके बाद आती है मोरल डेवलपमेंट की थ्योरीज, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट, मोरल कैसे डेवलप किया जाए, तो सबसे पहला कोलबर्ग्स थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब टॉपिक है और एक क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है कि कोलबर्ग्स थ्योरी को एक्सप्लेन करो क्या है। तो मोरल डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग अकर्स ओवर एज एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस और ओवर एज से मतलब ज़्यादा उम्र से इंसान के अंदर मोरल डेवलप होते हैं। तो कोलबर्ग्स क्या कहता है, कोलबर्ग सजेस्टेड देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट। 3 लेवल बताए उसने मोरल डेवलपमेंट के, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। यहाँ पे कन्वेंशनल्स का मीनिंग है परंपरागत तरीके से सोल्व की हुई प्रॉब्लम्स, मतलब उस टाइप का पारंपरिक। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रीजनिंग एंड मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल इन रिस्पॉन्स टू द मोरल क्वेश्चंस। अब ये किस पे बेस है, ये रीजनिंग और मोटिवेशंस के ऊपर बेस है जो कि कंडक्ट की गई थी मोरल क्वेश्चंस करके हर एक पर्सन से। तो सबसे पहले प्री कन्वेंशनल लेवल होता है। इन द प्री कन्वेंशनल लेवल राइट कंडक्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज वट एवर डायरेक्टली बेनिफिट्स वन सेल्फ। मतलब प्री कन्वेंशन लेवल के अंदर वो उन राइट्स के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्टली बेनिफिट करेंगे सिर्फ एक पर्सन को, वो भी खुद को। At this level, individuals are motivated by obedience and desire to avoid punishment or to satisfy their own needs by the influence by power on them. All young children exhibit this tendency. मतलब जो प्री कन्वेंशन लेवल के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो तरीका है उसमें क्या होता है कि हम मोटिवेटेड होते हैं किसी भी डिज़ायर को पूरी करने से या फिर डरते हैं किसी भी पनिशमेंट से। ये बच्चों में होती है ज़्यादातर, प्री कन्वेंशन लेवल जो है वो बच्चों के लिए है। ऑल यंग चिल्ड्रन एग्जिबिट दिस टेंडेंसी, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा लेवल, एट कन्वेंशनल लेवल। क्या होता है, पीपल रिस्पेक्ट द लॉ एंड अथॉरिटी। इसके अंदर जो लोग हैं वो खुद से लॉ की अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। रूल्स एंड नॉर्म्स ऑफ वन फैमिली, ग्रुप्स और सोसाइटी इज एक्सेप्टेड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी, ठीक है। इंडिविजुअल्स इन दिस लेवल वांट टू
प्लीज़ और सेटिस्फाई एंड गेट अप्रूव्ड बाय अदर्स। इस प्री कन्वेंशनल के अंदर वो खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए होता था। यहाँ पर क्या होता है कि इंसान दूसरों से तारीफ़ सुनने के लिए या फिर दूसरों को सेटिस्फाई करवाने के लिए खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो कन्वेंशनल लेवल होता है, राइट्स होते हैं, उनका यूज़ करता है, ठीक है। एंड टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए रादर देन सेल्फ इंटरेस्ट। उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा, जैसे गुड बॉय गुड गर्ल सुनना ज़्यादा पसंद होता है बच्चों को कि भाई गुड बॉय, मुझे गुड बॉय बन के रहना है कॉलेज में, गुड गर्ल बन के रहना है, उस टाइप की। तो लॉयल्टी इज़ रिगार्डेड एज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैनी एडल्ट्स डू नॉट गो बियॉन्ड दिस लेवल, और कुछ एडल्ट्स ऐसे होते हैं जो इस लेवल से कभी पार ही नहीं जा पाते। तीसरा लेवल है एट द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पीपल आर कॉल्ड ऑटोनोमस, ठीक है। दे थिंक ओरिजिनली एंड वांट टू लिव बाय यूनिवर्सल गुड प्रिंसिपल्स वेयर फेलो ऑफ अदर्स। इसके अंदर क्या होता है कि वो खुद से उन लॉज के बारे में सोचते हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, ठीक है, और दूसरों के भलाई के लिए सोचते हैं। दे हैव नो सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं हो, जैसे कि बिल गेट्स। दे लिव बाय प्रिंसिपल कॉन्शियस कॉन्साइंस। दे फॉलो द गोल्डन रूल्स, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू। दूसरों साथ वो करो जो तुम खुद से करवाना चाहते हो, वो इस तरह के गोल्डन रूल्स के ऊपर बिलीव करते हैं। दे मेंटेन मोरल इंटीग्रिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट भी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। कोलबर्ग्स बिलीव दैट इंडिविजुअल्स कुड ओनली प्रोग्रेस थ्रू दीज स्टेजेस वन स्टेज एट अ टाइम। कोलबर्ग्स का मानना ये है कि एक इंडिविजुअल्स इन्हीं प्रोसेस से गुजरकर, इन 3 स्टेजेस से, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेजेस से निकल कर ही डेवलप हो सकता है। इसलिए वो बिलीव करते हैं कि मोस्ट डेवलपमेंट अकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन। तो ज़्यादातर जो डेवलपमेंट है वो सोशल इंटरेक्शन से बढ़ेगी, और एक स्टेज को एक इंसान सिर्फ एक ही टाइम पर ही पूरा करेगा, मतलब एक साथ 2 स्टेजेस पर वो नहीं हो सकता, सिर्फ एक स्टेज पर वन टाइम। तो कोलबर्ग्स थ्योरी हमने पढ़ ली। उसके बाद गिलिगन्स थ्योरी आई थी। जो कार्लो गिलिगन था वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं था कोलबर्ग्स थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि उसका मानना ये था कि कार्लो गिलिगन फाउंड दैट कोलबर्ग्स थ्योरी हैड अ स्ट्रॉन्ग मेल बेस। उसकी जो थ्योरी है वो पूरी तरह से मेल बेस है, मतलब पुरुषों के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिलिगन स्टडीज़, मैन के पास जो टेंडेंसी है, हैज़ द टेंडेंसी टू सोल्व द प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग एब्स्ट्रैक्ट मॉरल प्रिंसिपल्स। मतलब जो आदमी जो प्रॉब्लम सोल्व करने की जो टेंडेंसी है इंसान की, यानी कि एक आदमी की बजाय औरत की, उसकी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मॉरल प्रिंसिपल्स के अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। Men were found to resolve moral dilemma by choosing the most important moral rules overriding other rules। मतलब जो मैन होते हैं वो अक्सर मोरल डिलेमा को सोल्व करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल को यूज़ करते हैं, चाहे वो दूसरे रूल्स उन्हें तोड़ने पड़ जाएं, ठीक है, ओवरराइडिंग अदर रूल्स। वहीं अगर हम वुमेंस की बात करें, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वुमेन गिव इंपॉर्टेंस टू प्रिजर्व पर्सनल रिलेशनशिप विद ऑल द पीपल इन्वॉल्व। जितने भी पीपल इन्वॉल्व होंगे उस वुमेन के साथ, वो उन्हें सबके इन पर्सनल रिलेशनशिप को प्रिजर्व करने की कोशिश करेगी। तो ये वुमेन की तरीका है सोल्व करने का प्रॉब्लम्स को। वो किसी का रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना चाहिए, लेकिन मैन जो होगा वो डायरेक्टली एक्शन लेगा, ठीक है। तो यही बात गिलिगन्स थ्योरी बताती है हमें, जो कोलबर्ग्स थ्योरी नहीं बता पाई। द कंटेक्स्ट ओरिएंटेड एम्फेसाइज ऑन मेंटेनिंग पर्सनल रिलेशनशिप वाज कॉल्ड द एथिक्स ऑफ केयर। जो ये हमारी टेंडेंसी, हमारी नहीं मतलब औरतों की जो टेंडेंसी है पर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन रखने की, उसे हम एथिक्स ऑफ केयर बोलते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट विद द एथिक्स ऑफ रूल एंड राइट अडोप्टेड बाय मैन। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके विपरीतार्थक जो एथिक्स ऑफ रूल एंड राइट है अडोप्ट किए जाते हैं मैन के अलावा, मतलब मैन के द्वारा। जैसे उसके अंदर 3 लेवल थे, ऐसे गिलिगन्स थ्योरी के अंदर भी 3 लेवल हैं। तो गिलिगन रिवाइज्ड, लेकिन इसने रिवाइज कर दिया उन 3 लेवलों को। द 3 लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट ऑफ कोलबर्ग्स के 3 लेवल को इन्हें रिवाइज किया एज द स्टेट ऑफ ग्रोथ टुवार्ड्स एथिक्स ऑफ केयरिंग। इसने इसकी जो थ्योरी है वो एथिक्स ऑफ केयर के ऊपर डिपेंड है, मतलब वुमेंस को भी इसने इंक्लूड किया है। लेकिन जो कोलबर्ग्स की थ्योरी थी वो स्ट्रांगली मेल बेस्ड थी, ठीक है। तो सबसे पहले उसके अंदर भी प्री कन्वेंशनल लेवल था, इसके अंदर भी प्री कन्वेंशनल लेवल है, विच इज़ सेम एज दैट ऑफ कोलबर्ग्स फर्स्ट वन, जो कि सेम है बिल्कुल कोलबर्ग जैसा, ठीक है। राइट कंडक्ट इज़ व्यूड इन सेल्फिश मैनर सोलली एज व्हाट इज़ गुड फॉर वन सेल्फ। इसके अंदर क्या है कि एक इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि उसके लिए क्या ठीक है, सेल्फिशली, ठीक है। द सेकेंड लेवल कॉल्ड द कन्वेंशनल लेवल, उसके अंदर भी कन्वेंशनल लेवल था। द इम्पोर्टेंस इज़ नॉट हर्टिंग अदर्स एंड विलिंग टू सेक्रीफाइस वंस ओन इंटरेस्ट हेल्प अदर्स। दिस इज़ कॉल्ड करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ वुमेन। जो वुमेन का करेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि दूसरों को हर्ट ना करना और खुद के सेक्रीफाइस दे देना
ताकि दूसरों का भला हो सके, एंड हेल्प अदर्स, दूसरों की आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करना, ठीक है, ये गिलिगन्स का मानना है। इसके बाद द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, ए रीजन्ड बैलेंस इज फाउंड बिटवीन केयरिंग अबाउट अदर्स एंड परसुइंग द सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, एक बैलेंस मेंटेन करके रखना केयरिंग के अंदर और जो दूसरों का सेल्फ इंटरेस्ट है उसे परस्यू करने के अंदर। मतलब अगर मैं किसी चीज़ को पसंद करता हूँ तो उसे पाते पाते दूसरों की केयर भी करना, ये भी एक मैच्योरिटी लेवल है, कन्वेंशनल लेवल है, ठीक है। द बैलेंस वंस ओन नीड एंड द नीड्स ऑफ अदर्स, बैलेंस करके रखना अपनी ज़रूरत और दूसरों की ज़रूरत इज़ एम्ड वाइल मेंटेनिंग रिलेशनशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल केयरिंग, जब दो म्यूचुअली केयर करते हैं। दिस इज़ अचीव्ड बाय कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड रीजनिंग रैदर देन बाय हायरार्की ऑफ रूल्स, मतलब रूल से नहीं होगा ये, सिर्फ रीजनिंग से होगा, मतलब रीजंस होने चाहिए हर चीज़ के पीछे कि भाई मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा वो। हाँ, अब हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ के डिफरेंस की बात करेंगे, कोलबर्ग्स थ्योरी और गिलिगन्स थ्योरी की, ठीक है। और डिफरेंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है कभी कभी एग्जाम्स में कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों थ्योरीज़ के बीच में, तो डिफरेंस है ये रहा। एथिक्स ऑफ रूल्स एंड राइट, मतलब कोलबर्ग जो है वो रूल्स ऑफ एथिक्स और राइट की बात करता है, ठीक है, लेकिन गिलिगन्स बात करता है एथिक्स ऑफ केयर की, मतलब केयर की, दूसरे की केयर करना, परवाह करना। दूसरा है स्टडी बेस्ड ऑन वेल एजुकेटेड वाइट मेल ओनली टेंडिंग मेल बेस, इस बात का मतलब ये है कि कोलबर्ग्स अमेरिका का था, इसलिए उसकी जो स्टडी है वो बेस्ड है वाइट मेल के लिए, सिर्फ ब्लैक मेल्स के लिए नहीं। और आपको तो पता है ब्लैक लाइव्स मैटर, अभी जो रिसेंटली वो चला था रिवॉल्यूशन, उसके अंदर भी यही बात हुई थी कि वहाँ पर ब्लैक्स को नहीं माना जाता कुछ भी, तो वाइट मेल्स के ऊपर बेस थे और टेंडिंगली और मोस्टली मेल बेस के ऊपर थी, वुमेंस को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी गई थी। तो गिलिगन्स की थी स्टडी इन्वॉल्व फीमेल्स एंड कलर्ड पीपल, मतलब हर तरह के लोगों के लिए, कलर्ड पीपल और फीमेल्स के लिए बेस्ड थी गिलिगन्स की थ्योरी। तीसरा कोलबर्ग्स हमारा कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट रूल रैंक्ड इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, मतलब एब्स्ट्रैक्ट रूल्स की एप्लीकेशन करना, वो भी कैसे, जो कि रैंक्ड हो इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में, मतलब कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कौन सा कम इंपॉर्टेंट, कम इंपॉर्टेंट, कम इंपॉर्टेंट। लेकिन जो हमारी गिलिगन्स की थ्योरी वो कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड रीजनिंग, रीजनिंग के बेस्ड पे एप्लीकेशन करना उसकी कॉन्टेक्स्ट की, जो भी हमें प्रॉब्लम सोल्व करनी है उसकी। स्टडीज़ वर हाइपोथेसिस फॉर बोथ द जेंडर्स इवन थ्रू द स्टडी वाज, मतलब ये बिल्कुल ही हाइपोथेसिस थी कोलबर्ग्स की थ्योरी, मतलब ये सोची हुई थी, इससे कोई प्रैक्टिकली वो नहीं था, लेकिन स्टडी वाज कंडक्टेड ऑन बोथ जेंडर एंड इज़ फाउंड टू बी मैन बेस्ड देयर। और इसके अंदर यानी कि हम गिलिगन्स की बात करें, गिलिगन्स में स्टडी को करने के लिए कंडक्ट किया गया था एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली, और अगर कुछ किया भी गया था ना कोलबर्ग्स थ्योरी के अंदर तो कंडक्टली मोस्टली ऑन मेल्स के ऊपर ही किया गया था, लेकिन इसके अंदर रीजनिंग ऑन जस्टिस एंड वुमेन बेस्ड देयर ऑन केयर के ऊपर और जस्टिस के ऊपर बात की गई थी गिलिगन्स थ्योरी के अंदर। जब हम डिफरेंस की बात करें तो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका एग्जाम्पल था कोलबर्ग्स थ्योरी का वो था हेजन डेलिमा। हेजन की क्या डेलिमा थी, मतलब क्या डेलिमा सिचुएशन में फंसी हुई थी। द फेमस एग्जाम्पल यूज्ड बाय कोलबर्ग्स वाज कॉल्ड हेजन डेलिमा। क्या था, ए वुमेन इन यूरोप वुड डाई ऑफ कैंसर अनलेस शी वाज गिवन एन एक्सपेंसिव ड्रग। एक जो औरत थी वहाँ यूरोप के अंदर वो मर जाती कैंसर के कारण, लेकिन जब अगर उसे एक्सपेंसिव ड्रग ना दिया गया होता तो। हर हस्बैंड हैजिन, उसका जो हस्बैंड था हैजिन, उसके ऊपर थी ये हैजिन थ्योरी, ठीक है। तो कुड नॉट अफोर्ड इट, वो अफोर्ड नहीं कर सकता था उसे, बट द लोकल जो पैरामिस्टिक्स है हु हैड इन्वेंटेड द ड्रग एट ओनली 1/10 ऑफ द सेल प्राइस रिफ्यूज टू सेल इट टू हैजन्स हु कुड ओनली रेज हाफ ऑफ द रिक्वायर्ड मनी फ्रॉम बोरोइंग। उसने जो वहाँ का लोकल जो फार्मिस्ट है उसने उसे वो दवाई देने से मना कर दिया था, जिसने 1/10 रेट पर उस दवाई को इन्वेंट कर लिया था, और सिर्फ जो हमारा हेजन था वो सिर्फ उसकी आधी जो उसकी इनकम थी सिर्फ आधी ही लगा सकता था पैसे, वो भी बोरो करके, तो वो नहीं दे पाया। तो फिर क्या हुआ, डिप्रेशन ड्राइव्स हेजन टू ब्रेक इनटू द फार्मेसी एंड स्टील द ड्रग टू सेव हिज वाइफ। डिप्रेशन के चलते हेजन ने फार्मेसी में डाका डाल दिया और ड्रग्स चोरी कर लिया अपनी वाइफ के लिए। वैन रेस्पोनेंट वर आस्क्ड वेदर, जब वहाँ पे रेस्पोनेंट्स थे मतलब जिन्होंने ये सिचुएशन देखी, उनसे पूछा गया वेदर वाई हैजन शुड और शुड नॉट स्टिल अ ड्रग टू सेव हिज वाइफ फ्रॉम अ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। उनसे पूछा गया कि क्यों और क्यों नहीं हैजन को अपनी वाइफ की लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए वो ड्रग चुराया है, ऐसा ठीक है या गलत है। द रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल, जो रिस्पॉन्स थे वर कंपेयर्ड विद द
प्रोटोटिपिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ इंडिविजुअल एट पर्टिकुलर स्टेजेस ऑफ मोरल रीजनिंग। मतलब अब इसके अंदर हम वो स्टेजेस देखेंगे, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, उसके बेसिस पर किसने क्या क्या रिस्पॉन्स किए। कोलबस नोटेड दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स द रिस्पॉन्स कुड बी सेम बट द रीजनिंग कुड बी डिफरेंट। इस बात पे कोलबस ने ये देखा इस पूरे प्रैक्टिकल के अंदर कि आपके जो आंसर हैं वो सेम हो सकते हैं लेकिन रीजनिंग डिफरेंट होगी। ठीक है, अब देखते हैं वो क्या थी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम प्री कन्वेंशनल की बात करें जिसके अंदर बच्चे लाई करते हैं, इफ़ अ चाइल्ड रीजनिंग, चाइल्ड की रीजनिंग क्या थी एट अ प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल पर माइट से कह सकता है कि दैट इट इज़ नॉट राइट, कि ये सही नहीं था जो हैजिन ने किया, टू स्टील, चोरी करना सही नहीं था, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द लॉ एंड सम वन माइट सी यू, कोई तुम्हें देख सकता था। तो बच्चे की रीजनिंग तो यही थी कि अगेंस्ट द लॉ था, कानून के खिलाफ था, मतलब गलत बात है ये और तुम्हें कोई देख सकता था। फिर हमने कन्वेंशन लेवल की बात करी जिसके अंदर एडल्ट्स आते हैं, मतलब ज़्यादा एडल्ट नहीं, छोटे बच्चे ही मतलब, लेकिन एडल्ट बच्चे। एट अ कन्वेंशनल लेवल एन इंडिविजुअल माइट आर्ग्यू दैट इट इज़ नॉट राइट टू स्टील बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द लॉ एंड लॉ आर नेसेसरी टू फॉर द सोसाइटी टू फंक्शन। तो जो एडल्ट्स थे उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल सही नहीं किया, अगेंस्ट द लॉ है, ठीक है, और लॉ हर पूरी सोसाइटी को फंक्शनिंग में रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तीसरा था एट द पोस्ट कन्वेंशनल, इसके अंदर आता है सुपर एडल्ट्स जो कि बहुत ही मेच्योर लेवल होता है। वन में आर्ग्यू दैट स्टीलिंग इज़ रॉन्ग बिकॉज इज़ अगेंस्ट द लॉ एंड इट्स इज़ इमोरल। और उन्होंने ये कहा कि उसे भी चोरी नहीं करनी चाहिए थी, लॉ के खिलाफ है और ये बिल्कुल ही इमोरल है। ठीक है, तो हमने सबके रीजन्स, सबके आंसर सेम थे कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन रीजनिंग सबकी अलग थी अपने कन्वेंशनल लेवल के हिसाब से। इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्शियस कंसिस्टेंस एंड कंट्रोवर्सी। इन द स्टडी ऑफ मोरल एटोनॉमी कॉन्शियसेस एंड कंट्रोवर्सीज आर रिलेवेंट फैक्टर टू डिस्कस ऑन। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट जो होता है, और कंट्रोवर्सी मीन्स कन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट। कंट्रोवर्सी तो आपको पता ही होगा, हर एक्टर कंट्रोवर्सी में फंसा रहता है। ठीक है, वो वाली कंट्रोवर्सी। इन एक्सरसाइजिंग मोरल ऑटोनॉमी वन इज नॉट लाइकली टू ऑब्टेन द सेम रिजल्ट एज बाय अदर्स। ठीक है, दिस सिचुएशन इज लाइकली टू एंड इन अ कंट्रोवर्सी, ये सिचुएशन एक कंट्रोवर्सी में एंड होती है। इन दिस केस गुड अमाउंट ऑफ टॉलरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स हु आर एटोनोमस रीजन एंड रिस्पॉन्सिबल इज नेसेसरी। मतलब लोगों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, मतलब सहन शक्ति होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, ताकि उनके अंदर कंट्रोवर्सी कंडक्ट ना हो, मतलब प्लेस ना करे। दिस डज नॉट मीन दैट फोर्सिंग द इंजीनियर टू रिच यूनिक मोरल सोल्यूशन। इस बात का मतलब ये नहीं है कि आप इंजीनियर के ऊपर दबाव डालेंगे कि वो एक यूनिक मोरल सोल्यूशन की तरफ जाएगा जो कि आज तक किसी ने सोचा ही ना हो। इसके बाद है मैनी रीजनेबल सोल्यूशंस आर पॉसिबल टू गिव एथिकल प्रॉब्लम। जो रीजनेबल सॉल्यूशंस हैं वो पॉसिबल है गिवन एथिकल प्रॉब्लम्स को देने के लिए सॉल्यूशंस को। द एथिक्स मेक्स द इंजीनियर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉलरेंस अमंग दैम इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट वाइल अप्लाइंग मोरल ऑटोनॉमी। उसके अंदर हम मोरल ऑटोनॉमी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रोफेशन के बारे में। तो प्रोफेशन के अंदर आते हैं 3 पार्ट्स, मतलब पहला पार्ट है प्रोफेशन, प्रोफेशनल और प्रोफेशनलिज्म। ये भी 3 अलग अलग चीज़ें हैं, हालांकि हैं तो मतलब ठीक एक जैसी, लेकिन उसके अंदर कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, वो देखते हैं। चलिए प्रोफेशन की बात करेंगे तो उसके अंदर एडवांस एक्सपर्टाइज होती है, सेल्फ रेगुलेशन होता है, खुद का रेगुलेशन, पब्लिक गुड होता है। ठीक है, प्रोफेशनल। उसके बाद प्रोफेशनलिज्म, इट इज़ डिफाइंड एज द सर्विस रिलेटेड टू द अचीविंग द पब्लिक गुड इन एडिशन टू द प्रैक्टिस ऑफ द नॉलेज ऑफ मोरल आइडियाज़। मोरल आइडियाज़ की प्रैक्टिस करते करते, अपनी नॉलेज की प्रैक्टिस करते करते आपको एक ऐसी चीज़ सर्विस प्रोवाइड करनी है पब्लिक को जो पब्लिक के भलाई के लिए हो, उसे प्रोफेशनलिज्म कहेंगे। जस्ट लाइक डॉक्टर प्रोफेशनलिज्म है, इंजीनियरिंग भी प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन तब तक जब तक वो ठीक काम कर रहे हैं, ना कि गलत। तो इन प्रोफेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, दूसरे नॉलेज एंड स्किल्स, नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, और ट्रेनिंग एक्सटेंसिव होनी चाहिए, मतलब बहुत ट्रेनिंग की हुई होनी चाहिए। मोनोपोली होनी चाहिए, ऑटोनॉमी इन वर्क प्लेस, ऑटोनॉमी होनी चाहिए जिस जगह आप काम कर रहे हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कुछ। इसके बाद हम करेंगे मॉडल्स ऑफ प्रोफेशनल रूल्स। क्या क्या मॉडल्स हैं जो कि प्रोफेशनल रोल्स हैं, मतलब रूल्स नहीं, रोल्स हैं ये, प्रोफेशनल रोल्स। ठीक है, तो जो प्रोफेशनल रोल्स के जो मॉडल हैं वो है सेवियर, एज अ सेवियर, बचाने वाला, सोशल सर्वेंट, जो सोशल सर्वेंट होता है, मतलब जैसे पुलिस हो गई। ठीक है, सोशल एनेबलर एंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होता है कि कोई भी रिएक्शंस को बढ़ाने वाला, मतलब इस यहाँ पर कैटलिस्ट का मीनिंग है अगर कोई प्रोजेक्ट आपके अंडर आया है तो आप कितनी जल्दी उसे कर सकते हैं ताकि पैसा बचे पब्लिक का और काफ़ी वेलफेयर हो सके। ठीक है,
इसका गेम प्लेयर हो सकता है। गेम प्लेयर गलत सेंस में नहीं है, गेम प्लेयर आप उस सेंस में ले रहे होंगे कि गेम खेल जाए बीच के अंदर, वो नहीं है। गेम प्लेयर का मतलब एक अच्छी तरह से गेम को सोच समझ के खेले ताकि किसी का नुकसान ना हो, ना कि कॉन्ट्रैक्टर का, ना गवर्नमेंट का और ना ही पब्लिक के पैसे का। गार्डियन की तरह, गार्डियन मतलब जैसे कि आप पेरेंट्स होते हैं, गार्डियन जो प्रोजेक्ट है वो हमारे बच्चे जैसा होता है, बिल्कुल प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, ठीक है, लाइफ प्रोजेक्ट होता है। ब्यूरोक्रेटिक सर्वेंट, वो भी आपको पता ही है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करेंगे हम, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सेंसेस होनी चाहिए। सेंसेस मतलब जनरल मोरल कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी जनरली, ठीक है। और ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए। ऑब्लिगेशंस का मीनिंग आपको पता है। प्रेज वर्थीनेस मतलब तारीफ होती रहनी चाहिए सही काम के ऊपर। और ब्लेम वर्दीनेस यानी ब्लेम वर्दीनेस का मीनिंग है दोषारोपण, मतलब अगर गलत काम हुआ है तो दोष भी लगते रहने चाहिए, तभी काम करने का मजा है और काम करवाने का भी एक तरीका होता है। करैक्टरिस्टिक्स क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। लायबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही, आप जवाबदेही होने चाहिए अपने से ऊपर अथॉरिटीज़ को। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी टाइप की हो सकती हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ह्यूमन ट्रांजेक्शन्स आर, ह्यूमन ट्रांजेक्शन के अंदर जो हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कितनी टाइप की हैं, वो हमारी 4 टाइप की है। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मोरली क्या ठीक है क्या गलत। कैजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लाइट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथा है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब काम लीगली हो रहा है या इलीगली हो रहा है, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनलिज्म के बारे में। द मोस्ट कंप्रिहेंसिव वर्च्यू ऑफ इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनलिज्म। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस कंसिस्ट ऑफ एस टाइप ऑफ वर्च्यू, ठीक है। तो क्या वो क्या कहना चाह रहा है, सेल्फ डायरेक्शन होनी चाहिए, पब्लिक स्पिरिट होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, प्रोफेंसी होनी चाहिए, कार्डिनेट यानी कि चीफ होना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल ऑफ देयर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर जितने भी होते हैं उनकी तरफ हमारी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके पैसों को बचाना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इंक्लूड्स द वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड देयर यूनियन, सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, कस्टमर्स, सप्लायर्स, लोकल कम्युनिटीज़, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड द बिजनेस ओनर्स, जो कि बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है। मैनेजर एंड बिसाइड शोइंग कंसर्न विद एम्प्लॉय रिलेटिव एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न विद, जिसके साथ ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न है, ठीक है। उसके बाद पहला पॉइंट है इसका, हाउ द प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट इज मार्केटेड। किस तरह से प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट को मार्केट किया जाए, मतलब आपने कोई प्रोडक्ट बनाया या फिर प्रोजेक्ट आपको कोई भी, तो उसे मार्केट कैसे किया जाए। यूज्ड फॉर द यूज्ड और मिसयूज्ड, हाउ इट फेल्स, किस तरह से वो फेल हो सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाउ इट इज़ डिस्पोज्ड और डिस्कार्डेड, किस तरह से ये बर्बाद हो जाएगा, ये भी पता होने। प्रोटेक्टिंग द वर्क एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट और यूजेस। ट्रेनिंग द डिसएडवांटेजेस और फिजिकल चैलेंजेस वर्कर्स, ठीक है। उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्टिंग और हायरिंग प्रैक्टिसेस, किस तरह से सब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, मतलब पहले एक कंपनी किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देगी, अगर वो चाहे तो किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देगा, तो इस तरह से सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो जाएगी, ठीक है। हायरिंग प्रैक्टिसेस, किस तरह से हायर किया जा रहा है एम्प्लॉयज़ को, लेबर्स को, तो वो भी डिपेंड करता है। कंट्रीब्यूशन टू द लोकल कम्युनिटीज़ टू एनरिच देयर कल्चरल, सोशल एंड सिविल लाइफ। इट मे बी इवन कंपल्सरी अगेंस्ट द हार्म टू एनवायरनमेंट, प्लांटिंग ट्रीज़। ये भी कंपल्सरी है कि जब आप कोई काम करें, प्रोजेक्ट बनाएं, तो आप ट्रीज़ को इफेक्ट ना करें, जो भी वहाँ ट्रीज़ या प्लांटेशन है उसको बर्बाद ना किया जाए बिल्कुल भी। इसके बाद हम बात करेंगे अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही, ठीक है। किस मतलब आपकी जवाबदेही किसको होगी। इट मीन्स द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्ट ऑन मोरल रीजंस। इसका बात का मतलब ये कि समझने की कैपेसिटी और मोरली एक्ट रीज़न करने की। विलिंगनेस टू सबमिट वंस एक्शंस टू मोरल स्क्राउटिंग एंड विल बी रिस्पॉन्सिव टू द असेसमेंट फॉर अदर्स। इट इंक्लूड्स बीइंग आंसरेबल फॉर द मीटिंग स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस, लायबल टू जस्टिफाई द डिसीजंस, एक्शंस और मीनिंग एंड आउटकम्स व्हेन रिक्वायर्ड बाय द स्टेक होल्डर्स और बाय लॉज। कॉन्स्टिट्यूशननेस जो है, बीइंग सेंसिटिव टू फुल रेंज of moral values and responsibilities, the willingness to upgrade their skills, put effort and reach the best balance possible among these concentration, ठीक है। उसके बाद ब्लेम वर्दीनेस और प्रेज वर्दीनेस, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके,
own the responsibility for the good and wrong outcomes, courage to accept the mistake will ensure success in the effort in future. Okay, उसके बाद obligations की बात करेंगे. The safety and the other obligation of professional engineer are justifiable based on the following. ठीक है, पहला है moral obligation through laws and enforced codes of conduct. मतलब कि आपका जो obligations है वो law और codes of conduct के through होना चाहिए. थ्रू मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटी, आप किसी सोसाइटी के मेंबरशिप होंगी मतलब प्रोफेशनल सोसाइटी के, तो भी अच्छी बात होगी. कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए. ठीक है. बाय एंट्री इनटू करियर एज इंजीनियर अपॉन ग्रेजुएशन फ्रॉम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, उन इंजीनियर्स को एंट्री देनी चाहिए जो ग्रेजुएट करके आए हैं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से और इंजीनियर को एज अ करियर उन्होंने सेलेक्ट किया है. बाय स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट और एग्रीमेंट विद प्रोफेशनल सोसाइटीज़, कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होने चाहिए या एग्रीमेंट होने चाहिए जो प्रोफेशनल सोसाइटीज़ से रिलेटेड हों या फिर उन्हें जवाबदेही हो. द पैरामाउंट ऑब्लिगेशन मीन्स गिविंग इंपॉर्टेंस टू द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द पब्लिक इन परफॉर्मिंग द प्रोफेशनल ड्यूटीज़. इसके बाद हम बात करेंगे थ्योरीज अबाउट राइट एक्शंस, एथिकल थ्योरीज. ठीक है. द एथिकल थ्योरीज आर यूजफुल इन मैनी रिस्पेक्ट, काफ़ी रिस्पेक्ट्स में एथिकल थ्योरीज का यूज़ किया जाएगा. ठीक है. सबसे पहले इन अंडरस्टैंडिंग मोरल डायलेमा, सबसे पहले तो मोरल डायलेमा को समझने के लिए दे प्रोवाइड क्लियरिटी देती हैं. ठीक है. और कंसिस्टेंसी, एक कंसिस्टेंसी देती हैं, मतलब कंटिन्यूएशन में काम बना रहे. सिस्टमैटिक अप्रोच होगी और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही समझना ही होता है, तो अंडरस्टैंडिंग समझने वाली समझदारी, समझ रहे हो ना वो चीज़. दूसरा, इट प्रोवाइड्स हेल्पफुल प्रैक्टिस गाइडेंस इन मोरल इश्यूज टुवार्ड द सॉल्यूशन. इस बात का मतलब ये है कि ये हेल्पफुल तरीके से गाइड करेगा मोरल इश्यूज़ को करने के लिए, सॉल्यूशंस में अप्लाई करने के लिए. इट प्रोवाइड्स द प्रैक्टिकल गाइडेंस इन द मोरल इश्यूज टुवार्ड द सॉल्यूशन. ठीक है. दूसरा है, मतलब तीसरा पॉइंट है हमारा, जस्टिफाइंग प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस एंड डिसीजन. मतलब कि ऐसे प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस और डिसीजंस को जस्टिफाई करने के लिए इन रिलेटिंग ऑर्डिनरी एंड प्रोफेशनल मोरालिटी, मतलब ऑर्डिनरी और प्रोफेशनल मोरालिटी को रिलेट करने के लिए भी हम यूज़ करेंगे राइट एक्शन थ्योरीज़ का. इसके बाद क्या है, डिफरेंट क्राइटेरिया मे बी अप्लाइड फॉर इवेल्युएटिंग वेरियस एथिकल थ्योरीज एंड डिसाइडिंग अपॉन द बेस्ट. अब हम बात करेंगे उन क्राइटेरियाज़ के बारे में जो कि एथिकल थ्योरीज़ को कंडक्ट करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है. द थ्योरी मस्ट बी क्लियर एंड फॉर्मुलेटेड विद कॉन्सेप्ट दैट द लॉजिकली कनेक्टेड, जो कि लॉजिकली कनेक्ट होनी चाहिए. कुछ ऐसे थ्योरीज़ का यूज़ करेंगे या फॉर्मुलेशंस का यूज़ करेंगे. ठीक है. इट मस्ट बी इंटरनली कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए जो भी हम थ्योरी कंडक्ट कर रहे हैं. नन ऑफ इट्स प्रिंसिपल कन्फ्लिक्ट विद अनदर, मतलब ऐसा ना हो कि आपने कोई बुलेटिन बनाया और वही दूसरा बुलेटिन उसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन कंडीशन में आ जाए. मतलब कि कुछ भी आपने कोई भी एक ऐसी चीज़ लिखी उसके अंदर, ठीक है, और वो दूसरी जो आपने तीसरी चीज़ लिखी तो उसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाए. अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है इस थ्योरी को कंडक्ट करते टाइम. द थ्योरी एंड इट्स डिफेंस मस्ट डिपेंड ओनली अपॉन फैक्ट्स, मतलब कि इस थ्योरी के और जो इसमें डिफेंस यूज़ होंगे वो सब फैक्ट्स के अपॉन डिपेंड करने चाहिए कि उसके ऊपर फैक्ट कैसे यूज़ हो रहा है. इट मस्ट ऑर्गेनाइज बेसिक मॉरल वैल्यूज़ इन सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. ठीक है. इट इज़ टू फिक्स प्रायोरिटी ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रोवाइड गाइडेंस इन ऑल सिचुएशन. ओके, मतलब कि इस बात का मतलब ये है कि स्टडी सिस्टमेटिक होनी चाहिए, कंप्रेसिव मैनर होना चाहिए, समझने वाला, मतलब जो इस रिपोर्ट को पढ़े या फिर करे तो वो समझ जाए. उस दूसरा है, इसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो प्रॉब्लम को फिक्स करने की होनी चाहिए हर सिचुएशन के अंदर. इट मस्ट प्रोवाइड गाइडेंस कंपैटिबिलिटी विद अदर मोरल कन्विक्शनल जजमेंटल अबाउट कॉन्क्रीट सिचुएशंस, मतलब टफ से टफ सिचुएशन के अंदर भी जो इसकी गाइडेंस है ना वो एप्लीकेबल होनी चाहिए. इफ़ एन एथिकल थ्योरी सेज दैट इट इज़ all right for engineers to make explosive devices without the informed constituency of public, we can conclude that the theory is inadequate. मतलब अगर ये थियोरिटिकल में अगर ये लिखा जाए कि जो इंजीनियर एक्सप्लोसिव डिवाइस बना रहे हैं बिना किसी पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्म किए तो वो ठीक होगा, ये बिल्कुल गलत बात है. वी कैन कंक्लूड, हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट द थ्योरी इज इनएडिक्वेट, मतलब गलत है. Theories and judgmentals are continually adjusted to each other until we reach a reflexive equilibrium. जो थ्योरीज और जजमेंटल हैं जो कि उसे पास किए जाएंगे वो रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम में बिल्कुल इक्वल होने चाहिए. मोस्ट ऑफ द थ्योरी कवरेज टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी. कुछ तो थ्योरी ऐसी हैं जो कि हमें ह्यूमैनिटी के लिए बनानी चाहिए, वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के भलाई के लिए. द ड्यूटी, एथिक्स एंड राइट
एथिक्स डिफर इन ग्रेट एक्सटेंट। जो ड्यूटी एथिक्स और राइट एथिक्स यानी कि आपके जो अधिकार के एथिक्स हैं और आपके कर्तव्य के एथिक्स हैं वो डिफरेंटली डिफर है, मतलब अलग हैं बिल्कुल ही, बहुत हद तक। ऑन देयर एम्फेसाइज बट दे कैन रिमेन कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब, लेकिन अगर हम जोर दें अपने थ्योरीज के अंदर तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बन सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक, मतलब कि राइट एथिक्स और आपके ड्यूटी एथिक्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे हमारे थ्योरीज के हिसाब से। इसे ही कहते हैं राइट एक्शन थ्योरी। जैसे कि अभी हमने थ्योरी पढ़ी, इसी तरह की एथिकल थ्योरीज और भी हैं, और भी अप्रोचेज हैं, जैसे कि हाँ, ये पहली है यूटिलिटेरियन थ्योरी, ड्यूटी एथिक्स, राइट थ्योरी, द वर्च्यू थ्योरी, सेल्फ रियलाइजेशन एथिक्स और जस्टिस फेयरनेस थ्योरी। इसके बाद सेल्फ कंट्रोल के बारे में आप पढ़ोगे इस यूनिट के अंदर, सेल्फ इंटरेस्ट, कस्टम, रिलीजन्स के बारे में पढ़ोगे। डिवाइन कमांड एथिक्स, डिवाइन कमांड एथिक्स का मतलब जो कि रिलीजन में दी गई है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, तो डिवाइन बोलते हैं ना उन्हें। तो उन कमांड एथिक्स को भी हमें पढ़ना पड़ता है एक बार जनरली, एक जनरल ओवरव्यू के हिसाब से। और इसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से तो एकदम वही होता है, आत्मसम्मान। और आपके हिसाब से भी सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब भी आत्मसम्मान होगा और सेल्फ एस्टीम का भी मतलब आत्मसम्मान होगा। लेकिन एग्जाम के अंदर ये है ना, डिफरेंशिएट करने के लिए दे देते हैं कभी कभी एग्जाम्स के अंदर, मतलब कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम। तो उसके बेसिस पर भी बुक के अंदर दिया हुआ है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट है वो एक मोरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मोरल। और सेल्फ एस्टीम साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, मतलब आपके मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है, ये मोरल है, ठीक है। वैल्यूइंग वन सेल्फ इन मोरल सुटेबल वेज, ये सिर्फ अपने आप को वैल्यू देने वाली बात है सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर। लेकिन सेल्फ एस्टीम के अंदर हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ये, ठीक है। इट मे बी एक्सरसाइज और अनवांटेड और नॉर्मल, ये अनवांटेड भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, यानी एटीट्यूड है तो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इट इंक्लूड्स वर्च्यूज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन अप्रेजल्स, इट प्रमोट्स वर्च्यू ऑफ सेंस ऑफ ऑनर, सेल्फ कंट्रोल एंड करेज। हिम्मत और सेल्फ कंट्रोल, खुद के ऊपर कंट्रोल, सेंस ऑफ ऑनर मतलब आत्मसम्मान के ऊपर, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये सब चीज़ें कंडक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम चलेंगे दूसरी यूनिट की तरफ, जो कि हमारी है इंजीनियरिंग एज अ सोशल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इंजीनियरिंग का सोशल एक्सपेरिमेंटेशन में क्या रोल है, ठीक है। बिफोर मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग ए प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले या कोई भी प्रोजेक्ट प्रोवाइड करने से पहले वी मेक सेवरल एजम्पशंस, हम बहुत सारी एजम्पशन बनाते हैं क्योंकि हम इंजीनियर हैं। एंड ट्रायल्स, और ट्रायल्स करते हैं। डिज़ाइन एंड रीडिज़ाइन, डिज़ाइन भी करते हैं और कभी कभी गलत होता है तो रीडिज़ाइन भी करते हैं। एंड टेस्ट सेवरल टाइम्स, और उसकी टेस्टिंग भी करते हैं सेवरल टाइम्स। जैसे कि फ़ोन बनाया प्रोडक्ट तो उसकी तोड़ के देखेंगे, मरोड़ के देखेंगे, हर तरह से। अगर कंप्रेसिव ईंट बना रहे हैं तो उसके ऊपर कंप्रेसिव टेस्ट लगाएंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, मतलब कोई ऐप बनाया, एप्लीकेशन बनाई है, तो आप उसे भी बार बार टेस्ट करेंगे कि उसके अंदर बग्स तो नहीं है, ठीक है। तो टिल द प्रोडक्ट इज़ ऑब्जर्व टू बी फंक्शनिंग सेटिस्फैक्ट्रीली, जब तक कि वो प्रोडक्ट सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट ना दे, फंक्शन ना करके दिखाए हमें, ठीक है। वी ट्राई डिफरेंट मटेरियल्स, हम तरह तरह के मटेरियल्स ट्राई करेंगे और एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे उसके अंदर। फ्रॉम द टेस्ट डाटा ऑब्टेन्ड वी मेक डिटेल डिज़ाइन, जो हम टेस्ट से डाटा निकालेंगे, मतलब टेस्टिंग के दौरान जो हम डाटा निकालेंगे उससे हम डिटेल डिज़ाइन बनाएंगे और डिटेल डिज़ाइन बनाएंगे, रीटेस्ट डालेंगे उसके अंदर। दस डिज़ाइन एज वेल एज इंजीनियरिंग इज़ इलरिटेटिव प्रोसेस, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो डिज़ाइन और इंजीनियरिंग है, ये दोनों के दोनों इलरिटेटिव प्रोसेस है। इससे आपको डिज़ाइन से पता ही चल जाएगा। सबसे पहले डिज़ाइन करा, फैब्रिकेट करा, असेंबल किया चीज़ों को, ठीक है, फिजिकल टेस्ट लगाया, साइमल्टेनिएट करा, फिर नीचे गए हम, ठीक है। उसके बाद प्रोटोटाइप, पायलट प्लांट, मॉडल स्टडी करी हमने, जो भी मॉडल है, उसके बाद हमने फाइनल डिसीजन किया, फिर उसका मैन्युफैक्चर किया, फिर फील्ड स्टडी करी, और ये हर तरह से फील्ड स्टडी कर करके, ठीक है। डिज़ाइन सबसे ऊपर आएगा, सबसे पहले डिज़ाइन ही होगा, उसके बाद फील्ड स्टडी होगी कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। जो मैंने बताया ना, इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन एज अ इलरेटिव प्रोसेस, तो ये डिज़ाइन एज एन इलरेटेड इंटरेक्टिव प्रोसेस, वो इसी का डिज़ाइन बना के दिखाया आपको। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट वर्सेस स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उसकी सिमिलरिटीज़ क्या क्या है, मतलब एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, इनमें सिमिलरिटी क्या है। दोनों ही पार्शियल इग्नोरेंस होते हैं, अनसर्टेनिटी होती है कि सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मतलब आपके इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के अंदर भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए और स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर भी आपकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, अगर कोई पास्ट में कोई गलती हुई है तो उससे हम सीख लेंगे और उसे आगे ठीक करेंगे। जैसे कि आयरन मैन का सूट है,
वो क्या करता रहता है, हर बार हर फिल्म में उसके अंदर कुछ ना कुछ अपडेट होते हैं। जैसे कि पहले वो उस एक बार वो पूरी ऊंचाई से गिर गया था तो उसने अपने दोस्त के सूट में पैराशूट डाला, मतलब आयरन मैन उसके स्पाइडरमैन के सूट में पैराशूट डाला, ठीक है, हीटर डाला, काफ़ी चीज़ें। तो वो अपने पास से सीखना, इसे ही कोई कहते हैं इंजीनियरिंग। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट के अंदर क्या है, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए, ह्यूमन टच होनी चाहिए उसके अंदर, मतलब ऐसा ना हो कि पूरी सब कुछ ही रोबोटिक हो, ठीक है। ऐसा स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट में तो यही होता है कि हर चीज़ रोबोटिक से करने लगे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में तो नहीं कर सकते ना, तो ये कॉन्ट्रास्ट है इसके अंदर बीच में, इन दोनों के बीच में। इन्फॉर्म्ड कंस्टेंट नॉलेज और वॉलेंट्रियर्स, ठीक है, नॉलेज गेंड, किस क्या क्या नॉलेज गेन हुई है। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है इंजीनियर एज रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटर, ठीक है। तो राइट, इसे हम बात करेंगे, द इंजीनियर एज एन एक्सपेरिमेंटर ओ सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी। अगर इंजीनियर को हम एज अ एक्सपेरिमेंटर माने तो उसकी कुछ बहुत सारी सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उसे पूरी करनी चाहिए। एक कॉन्साइंटियसनेस कमिटमेंट टू लाइफ बाय मोरल वैल्यूज़, मतलब कंटिन्यूसली वो एक कमिटमेंट होगी उसकी कि वो मोरल वैल्यूज़ के थ्रू काम करेगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब समझने वाला पर्सपेक्टिव होना चाहिए, और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, अलग अलग टाइप की रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को समझने का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। इट इंक्लूड्स कॉन्स्टेंट अवेयरनेस ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब कॉन्स्टेंट प्रोग्रेस जो हो रही है उसके एक्सपेरिमेंट की, वो रेडीनेस टू द मॉनिटर द साइड इफेक्ट, और हमेशा तैयार रहना चाहिए उसके साइड इफेक्ट को मॉनिटर करने के लिए। तीसरा पॉइंट है अनरेस्ट्रिक्टेड फ्री पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन ऑल स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब फ्री पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, खुद का अनरेस्ट्रिक्टेड फ्री पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सभी स्टेप्स के अंदर, प्रोजेक्ट के भी और प्रोडक्ट के भी, मतलब अगर कोई सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह भी सुननी चाहिए। बी अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, गलत या सही, आप अकाउंटेबल होने चाहिए, मतलब जवाबदेही आपकी होगी। इसके बाद अगला टॉपिक है कॉन्साइंटियसनेस, इसका मतलब है कर्तव्यनिष्ठता, इस पूरे वर्ड का मीनिंग है, ठीक है। तो कर्तव्यनिष्ठता होनी चाहिए, ठीक है। मोरल कमिटमेंट मीन्स, इसका मतलब क्या है, बीइंग सेंसिटिव टू फुल रेंज ऑफ मोरल वैल्यूज़, सेंसिटिव होना चाहिए फुल रेंज ऑफ मोरल वैल्यूज, जो भी मोरल वैल्यूज़ हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रेलिवेंट टू द प्रीवेलिंग सिचुएशन, जो भी सिचुएशन अक्योर हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमेशा तत्पर। द विलिंगनेस टू डेवलप द स्किल्स एंड पुट एफर्ट नीडेड टू रीच द बेस्ट बैलेंस पॉसिबली अमंग दोज कंसिडरेशन, जो भी आपने कंसिडर किया है उसके अंदर जो भी स्किल्स चाहिए, विलिंगनेस चाहिए, वो सब होनी चाहिए उस वक्त प्रेजेंट, ठीक है, बेस्ट बैलेंस के लिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए आपका। और इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में कहें तो इंजीनियरिंग मस्ट पोजेस ओपन आई, ओपन ईयर, खुले आँख खुले कान, एंड ओपन माइंड, ठीक है। तो ओपन माइंड से मतलब क्या, मोरल रीजनिंग, मोरल विजन मतलब दूरदृष्टिता, मोरल लिसनिंग सुनने की क्षमता, और मोरल रीजनिंग, रीजनिंग होने चाहिए, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होना चाहिए। इसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव, वही जो मैंने बताया, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब समझना, पर्सपेक्टिव मतलब नज़रिया, समझने का एक नज़रिया होना चाहिए। मोरल ऑटोनॉमी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही होनी चाहिए। उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स, ये जो मैं आपको सब बता रहा हूँ ना, ये एक्चुअली बुक के अंदर और भी डिटेल में, मतलब जैसे ये तो मैंने एक वर्ड लिख के छोड़ दिया, इसका मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बुक के अंदर इसके अंदर और भी बहुत बड़ा पैराग्राफ है जो आपको पढ़ना चाहिए एक्चुअली, ताकि आपका दिमाग को पता चले कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद कोड्स ऑफ एथिक्स की बात करें तो कोड एग्जिबिट द फॉलोइंग एसेंशियल रूल्स, एसेंशियल रूल्स होते हैं कुछ, इंस्पायरेशंस एंड गाइडेंस, सपोर्ट टू इंजीनियर, डिटरेंस, डिस्करेज टू एक्ट मोरली, एजुकेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्रिएट गुड पब्लिक इमेज, अच्छी इमेज क्रिएट करना। इसके बाद हमारा प्रोटेक्ट द स्टेटस, उसके बाद है प्रमोट बिजनेस इंटरेस्ट, प्रमोट करना बिजनेस इंटरेस्ट को, बिजनेस लेवल पर लेकर जाना प्रोजेक्ट को। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की, इनके बारे में। तो लिमिटेशंस क्या क्या है कोड्स ऑफ एथिक्स की। द कोड्स आर नॉट रेमेडी फॉर ऑल इवल्स, हर तरह की प्रॉब्लम तो कोड से सॉल्व हो नहीं सकती, दे हैव मैनी लिमिटेशंस। वो क्या क्या लिमिटेशंस हैं, एक एक बार डिस्कस करेंगे। पहली है जर्नल एंड वैग्यू वर्डिंग, मतलब स्पष्ट और जर्नल वर्डिंग। एक तो होता है जनरली कुछ भी दे देना, और वैग्यू मतलब बिल्कुल स्पष्ट करके देना, तो उसके अंदर काफ़ी कोड के अंदर काफ़ी टफ लैंग्वेज होगी, ठीक है। दूसरा है नॉट एप्लीकेबल टू ऑल सिचुएशन, हर जगह आप सेम तरह की कोड्स यूज़ नहीं कर सकते, मतलब जो बुक बहुत पहले लिखी जा चुकी है हर जगह वो तो यूज़ हो नहीं सकती हर सिचुएशन के अंदर। उसके बाद थर्ड है ऑफन हैव इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है जो बुक लिखी गई है उसी के अंदर, उसी के पॉइंट्सों के अंदर काफ़ी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है कि एक रूल को हमें ओवरराइड करना पड़े सिचुएशंस को देख के, मतलब उसे नज़रअंदाज करके दूसरे रूल्स को मानना पड़े, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है।
दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फाइनल मोरल अथॉरिटी एज प्रोफेशनल कंडक्ट, ठीक है, कि ट्रीट नहीं किया जाना फाइनल मोरल अथॉरिटी के तौर पर, ठीक है। ओनली अ फ्यू एनरोल एज अ मेंबर इन प्रोफेशनल सोसाइटी एंड नॉन मेंबर कैन नॉट बी कंपेल्ड। ओके, छठा पॉइंट है इवन एज अ मेंबर इन प्रोफेशनल सोसाइटी मैनी आर अनअवेयर ऑफ कोड्स। यहाँ तक कि कुछ मेंबर्स तो ऐसे होते हैं जो कि प्रोफेशनल सोसाइटी के अंदर होते हैं, कुछ इंजीनियर्स मतलब ऐसा समझ लो, जिन्हें जो कि अनअवेयर होते हैं कोड से, कोड ऑफ एथिक्स से तो बिल्कुल ही अनअवेयर होते हैं कि कुछ ऐसी भी चीज़ होती है। इसके बाद डिफरेंट सोसाइटीज़ हैव डिफरेंट कोड्स, मतलब सोसाइटी यहाँ का मतलब ये नहीं जो सोसाइटी में रह रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हर चीज़ का एक कोड होता है। जैसे अगर आप सिविल इंजीनियर तो आपको पता होगा कि अमेरिकन कोड अलग है और इंडियन कोड ऑफ स्टैंडर्ड अलग है, तो डिफरेंट सोसाइटी हैव डिफरेंट कोड, तो सबकी नॉलेज होना भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक इंजीनियर को सारी नॉलेज हो। अब मान लो किसी की पोस्टिंग अमेरिका में हो जाए तो उसे अमेरिका के कोड्स ऑफ कंडक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा पहले तो वो भी एक सिचुएशन है जो कि लिमिटेशंस है, हर डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट कोड्स। दूसरा है कोड्स आर सेड टू बी कोर्सिव, ठीक है, कोड्स को कभी कभी कोर्सिव भी बोला जाता है, जो कि एक गलत बात है। अब इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं तो ISO 9000 2000 सीरीज़ आर टिपिकल एग्जांपल, ये एक टिपिकल एग्जांपल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ISO इंडियन स्टैंडर्ड जो है 9000 2000 का, ठीक है, तो क्या है इसके भी काफ़ी आ चुके हैं, 9001 2015 2018 भी आ चुका है लेटेस्ट वर्जन, लेकिन यहाँ से शुरू हुआ था एक्चुअली। तो उसके 3 पर्पज़ हैं, 3 वो हैं स्तंभ, एक्सपेक्ट्स, पर्पज़ और एग्जाम्पल। तो क्वालिटी की बात करेंगे तो वेरियस अप्रोप्रिएट टू प्राइसेस, वैल्यू अप्रोप्रिएट टू प्राइसेस। एग्जाम्पल क्या है, सरफेस फिनिश ऑफ अ प्लेट, लाइफ ऑफ अ मोटर, मतलब आप प्लेट की जो वो कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं, वो अलग है बिल्कुल ही लाइफ ऑफ मोटर से, मोटर की लाइफ से। तो अलग अलग वैल्यूज़ है ना क्वालिटी की, दोनों की क्वालिटी अलग होनी चाहिए। एक होता है कि आप गलत फिनिशिंग चाहे अच्छी ना भी करो तो भी, लेकिन जो मोटर की लाइफ है वो तो ज़्यादा होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ सर्विस की जो क्वालिटी है वो क्या कहती है, एश्योरेंस ऑफ प्रोडक्ट टू ISO प्रोसीजर, मतलब जो प्रोडक्ट का एश्योरेंस दिलाती है ISO प्रोसीजर के थ्रू क्वालिटी का, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ डिग्री, एग्जाम्पल क्या है, क्वालिटी ऑफ डिग्री अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा क्वालिटी ऑफ डिग्री दी जाती है, इसमें एग्जाम्पल हुआ ये इसका। इसके बाद एक्सपेक्ट है हमारा सेफ्टी, अगर सेफ्टी की बात करें तो पर्पज़ क्या है, टू सेफ गार्ड अगेंस्ट इंजरी और डैमेज टू द प्रॉपर्टी। इसका पर्पज़ यही है कि सेफ्टी प्रोवाइड करना, इंजरी और डैमेजेस, प्रॉपर्टी का डैमेज ना हो किसी भी तरह से किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, और इंजरी मतलब किसी भी लेबर को या एम्प्लॉय को इंजरी ना हो, उसे सेव करना। मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्ट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस, इसे डिटेल में पढ़ना आप, ठीक है। इंटरचेंजेबिलिटी, ईज ऑफ असेंबली, मतलब जो भी आपने रूल्स बनाए हैं उसे असेंबली मतलब कंडक्ट करके उसे इंटरचेंजेबिलिटी मतलब उसे चेंज भी कर सकें, जैसे कि स्टैंडर्ड बोल्ट्स एंड नट, स्टैंडर्ड टाइम और बोल्ट, अगर मान लो जैसे कि जहाँ पर 6 mm का मतलब 8 mm का सरिया यूज़ होना है, आप 16 mm का भी कर सकते हैं, लेकिन उसे डिस्कस करना पड़ेगा आपको कंसर्न पार्टी और अथॉरिटी से, और सारे सबको पता होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसकी एक रीजनिंग होनी चाहिए। इसके बाद एक टॉपिक होता है हमारा इसके अंदर, द बैलेंस्ड आउटलुक ऑन लॉ, यानी कि लॉज का पूरी तरह से पालन करो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि लॉज के चक्कर में आप काम ख़राब कर दो, यानी कि बैलेंस रखना, आपको बैलेंस रखना आउटलुक ऑफ लॉ और वर्क। तो वही है इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग, जो कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी एक्चुअली, द बैलेंस्ड आउटलुक ऑन लॉ। मैंने इस समरी में देते टाइम जो भी चीज़ें लिखी हैं ये एक्चुअली पूरी नहीं है बुक की, और ये वीडियो लंबी भी इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है बताने के लिए भी और समझने के लिए भी, ठीक है। तो ये आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए एक्चुअली। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, मुझे तो लगता नहीं कि एक वीडियो के अंदर कवर हो जाएगी। इस वीडियो के अंदर शायद 2 यूनिट कवर हो पाए, यूनिट 1 और यूनिट 2। इसके बाद मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा यूनिट 3 और यूनिट 4 के लिए, तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। लेकिन अभी हम है तो यहाँ पे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि द बैलेंस्ड आउटलुक ऑन लॉ इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस स्ट्रेस द नेसेसिटी ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस एंड ऑल्सो देयर लिमिटेशंस इन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द इंजीनियर प्रैक्टिसेस। बैलेंस करने के लिए लॉ की नेसेसिटी और स्ट्रेसेस, प्रैक्टिस करते टाइम क्या क्या स्ट्रेसेस से झेलना पड़ रहा है, और कंट्रोलिंग इंजीनियरिंग प्रैक्टिस को भी बरकरार रखना, ये सब हमारा बैलेंस आउटलुक के अंदर आता है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे द लॉज आर नेसेसरी बिकॉज पीपल आर नॉट फुली रिस्पॉन्सिबल बाय देमसेल्व्स, खुद से तो लोग रिस्पॉन्सिबल है नहीं, तो इसलिए लॉज बनाने ज़रूरी हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ फ्री एंटरप्राइजेज, अब क्या है कि बहुत सारे एंटरप्राइजेज ऐसे हैं जिसके अंदर एक भावना है हर किसी के अंदर कि उससे ज़्यादा अच्छा होना, मतलब ऐसा अगर न्यूज़ चैनल की बात करें
तो न्यूज़ चैनल एजेंसीज भी ऐसी होते हैं कि न्यूज़ बनाने के चक्कर में काफ़ी गलत चीज़ें दिखा भी देती हैं। कंपटीशन इतना है कि गला काट कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन, तो उसके अंदर हमें मोरालिटी को ज़िंदा रखना ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप गलत काम करें अपने प्रमोशंस के लिए या टीआरपी के लिए, ऐसा कुछ ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। विच डज़ नॉट एनकरेज मोरल इनिशिएटिव, वही बात जो मैंने बोली कि इनिशिएटिव को मतलब ऐसा ना हो कि एनकरेज करें मोरल इनिशिएटिव्स को, कि मोरल को साइड रखो और फिर आगे काम करो, ऐसा ना हो बिल्कुल भी। लॉज आर नीडेड टू प्रोवाइड ए मिनिमम लेवल ऑफ कंप्लेंस, जो आपके लॉज हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं मिनिमम लेवल कंप्लेंट का, कि आपको कंप्लेंट ना करनी पड़े किसी को भी, सब अपने काम के प्रति जिम्मेदार हों। तो इस तरह के आउटलुक के लिए सबको तत्पर रहना चाहिए। और जब आप ये यूनिट्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि जो आप ये यूनिट्स पढ़ रहे हैं इनमें कुछ केस स्टडीज़ भी दी हुई हैं, तो वो केस स्टडीज़ भी आप पढ़ लें तो साथ में अच्छा होगा। जैसे कि सोशल एक्सपेरिमेंटर के लिए चांसलर केस स्टडी है एक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी होना है, ठीक है। द फॉलोइंग कोड्स आर टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ दे आर एनफोर्स इन द पास्ट। जो टिपिकल कोड है उसके क्या कहने हैं कि कोड्स फॉर बिल्डर्स इन हमबरई, ये केस स्टडी है। स्टीम बोट कोड इन यूएसए, मतलब स्टीम बोट जो है यूज़ होती हैं उनके लिए भी कोड बनाया गया है यूएसए के अंदर, जिसे आपको पढ़ना चाहिए। प्रॉपर रोल्स ऑफ लॉज, प्रॉपर रोल आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारी यूनिट 2 ख़त्म होती है, जो कि हमारी इंजीनियरिंग है, सोशल एक्सपेरिमेंटेशन था। इस यूनिट के अंदर सिर्फ यही बताना था कि जो इंजीनियरिंग है एक एज अ सोशल एक्सपेरिमेंटेशन अगर आप उसे मान रहे हैं, तो जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं उसके लिए आपको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आप जवाबदेही होनी चाहिए, और आप अपने मोरली सारे काम करेंगे ताकि वेलफेयर ऑफ पब्लिक के लिए उसमें आपको जिसके इन्वेस्टर्स के प्रोड्यूसर्स के पैसे लगे हुए हैं वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें नुकसान कम से कम हो, ठीक है। और कंपटीशन की भावना के हिसाब से, मतलब जैसे अगर आपका कॉम्पिटिटर है तो कंपटीशन की भावना से आप कोई भी काम गलत ना करें। तो ये सोशल एक्सपेरिमेंटिंग की सबसे, और सोशल एक्सपेरिमेंट करते टाइम स्टैंडर्ड्स ऑफ कोड्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारी यूनिट 3 है, जो कि हमारी इंजीनियरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ्टी, ठीक है। तो सेफ्टी हैज़ डिफरेंट कनेक्शंस, ए प्रोडक्ट और ए प्रोजेक्ट इज़ सेफ, मतलब कि इंजीनियरिंग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ्टी प्रोवाइड करने में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि साइट पर भी सेफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप साइट पर सेफ्टी मेंटेन नहीं करते, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपके चार्जेस होंगे, आपको फ़ाइन भी लग सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि अगर ज़्यादा ही सेफ्टी का यूज़ नहीं किया गया तो प्रोजेक्ट पे बात भी बन सकती है, बैन भी हो सकता है प्रोजेक्ट इज सेफ विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन और ए ग्रुप एट ए गिवन टाइम एंड इफ रिस्क वर फुल्ली नो। अगर एक प्रोजेक्ट सेफ़ है तो किस रिस्पेक्ट में, पर्सन, ग्रुप और गिवन टाइम के रिस्पेक्ट में वो सेफ़ है। अगर नहीं है तो उसका जो रिस्क है वो फुल्ली नोन होना चाहिए, पता होना चाहिए रिस्क क्या क्या है। एंड इफ़ द रिस्क आर जज्ड टू बी एक्सेप्टेबल, और अगर रिस्क को आपने जज कर लिया कि वो एक्सेप्टेबल है, इन द लाइट सेटल्ड परस्पेक्टिव, हल्के में ले लिया, व्हेन बेस्ड ऑन जजमेंटल सेफ्टी कैन टेकन एज ऑब्जेक्टिव, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। इट इज़ द परस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज़ आर टेकन दैन सेफ्टी कैन बी सब्जेक्टिव एज वेल। सेफ्टी भी सब्जेक्टिव हो सकती है अगर आपके परस्पेक्टिव से, वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो। सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि डिपेंड करता है साइट टू साइट और पर्सन टू पर्सन। तो सब्जेक्टिव उस चीज़ को कहते हैं। क्यों? सेफ्टी भी सब्जेक्टिव हो सकता है, किसी साइट पर ज़्यादा ही खतरनाक, जैसे कि आप रोड अगर पहाड़ पे बना रहे हैं तो सेफ्टी सब्जेक्टिव है, वहाँ पर सेफ्टी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे मरने का चांसेस ज़्यादा है नीचे गिरकर, तो सेफ्टी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप रेजिडेंशियल एरिया बना रहे हैं तो उस लेवल की सेफ्टी नहीं होनी चाहिए, पर सेफ्टी तो होनी चाहिए, तो सेफ्टी भी सब्जेक्टिव है एज वेल। अवेयरनेस एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सेफ्टी। किसी भी सिचुएशन की अवेयरनेस और मेंटेनेंस दोनों ही सेफ्टी कहलाती है, ठीक है। द सेफ्टी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग डिज़ाइन, प्री टेस्टिंग, ऑपरेशन, फील्ड एप्लीकेशंस, एनालॉजी टेस्ट एंड लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एंड अदर्स। सेफ्टी किस किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? प्री टेस्टिंग के ऊपर, ऑपरेशन फील्ड के ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर, एनालॉग टेस्ट के ऊपर, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एंड अदर्स चीज़ों पर भी डिपेंड करती है। वेरियस फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ रिस्क। ऐसे कौन से जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे परसेप्शन ऑफ रिस्क को पहचानने वाली सेंस को जो इफ़ेक्ट करते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला फैक्टर है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क, द स्टैटिकल नेचर ऑफ अकर्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिस्क, वॉलंटरीनेस, मैग्नीट्यूड, प्रोक्सिमिटी, मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन डिसमिनेटेड ऑन द रिस्क और जॉब रिलेटेड। ये 7 फैक्टर ऐसे हैं जो कि रिस्क को, परसेप्शन ऑफ रिस्क में फैक्टर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंस करते हैं जो कि उसको। इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा सेफ्टी एंड रिस्क। सेफ्टी वाज डिफाइंड एज द रिस्क
मतलब क्या इस बात का, दैट इज़ नोन एंड जज्ड एज एक्सेप्टेबल। सेफ्टी वो रिस्क है, मतलब सेफ्टी भी रिस्क होता है लेकिन जज्ड एक्सपेक्टेबल, मतलब उसको हमने जज कर लिया कि सिचुएशन को, उस रिस्क को, तो हम उसे सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट रिस्क इज़ अ पोटेंशियल दैट समथिंग अनवांटेड एंड हार्मफुल में अकर। जो रिस्क है वो पोटेंशियल रखता है इतना कि कुछ भी अनवांटेड और हार्मफुल हो सकता है, ठीक है, अकर हो सकता है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसेफ सिचुएशन, जो और इसके रिजल्ट के कारण अनसेफ सिचुएशन हो सकती है समटाइम अनएंटिसिपेटेड ड्यूरिंग इट्स यूज़, और यूज़ के कारण भी एंटिसिपेट हो सकता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेफ्टी क्या होती है, सेफ्टी की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेफ्टी को हम डिफाइन करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क, ठीक है। और रिस्क क्या होता है, रिस्क होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इनटू कॉन्सिक्वेंस इन मैग्नीट्यूड, मतलब उस चीज़ का अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे हम कॉन्सिक्वेंसेज इन मैग्नीट्यूड, कितना उससे कॉन्सिक्वेंस पड़ा मैग्नीट्यूड पे, मतलब मैग्नीट्यूड कितना क्रिएट होता है उससे रिस्क बन जाएगा, और रिस्क को हम यहाँ रख देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेफ्टी पता चल जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क करने से। ये फॉर्मूला जनरली आपको लिखना है बस एग्जाम के अंदर, ये पता भी होना चाहिए कि आप रिस्क को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट मेथड्स टू डिटरमाइन रिस्क, वो कौन से डिफरेंट मेथड है जिससे हम रिस्क को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो टेस्टिंग ऑन द फंक्शन ऑफ सेफ्टी सिस्टम कंपोनेंट, ठीक है, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, तीसरा है प्रोटोटाइप टेस्टिंग, चौथा है साइमुलेशन टेस्टिंग, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रिस्क एनालिसिस के बारे में। रिस्क एनालिसिस 2 तरह के होते हैं, एनालिटिकल 5 तरह के होते हैं। तो सबसे पहला है एनालिटिकल मेथड, तो उसके अंदर भी आता है सिनेरियोइक एनालिसिस। सिनेरियोइक मतलब उस सिनेरियो पे जो एनालाइज कर रहे हैं हम, किसी भी सिनेरियो सिचुएशन के ऊपर। तो स्टेप फॉर द रिस्क असेसमेंट, वो कौन कौन से स्टेप होंगे जो हम रिस्क को असेस करने के लिए लेंगे। तो पहला है व्हाट कैन गो रॉन्ग दैट कुड लीड टू एन आउटकम ऑफ हजार्ड एक्सपोजर, आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क, मतलब पहला स्टेप ये है कि क्या गलत हो सकता है किसी भी हजार्ड एक्सपोजर से, आउटकम से। तो दूसरा है आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क। दूसरा पॉइंट है हाउ लाइकली इज दिस टू हैपन, क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क, मतलब कितना ज़्यादा वो हो सकता है, क्वांटिफाई करना रिस्क को। थर्ड स्टेप है इफ़ इट इज़ हैपन, अगर वो होता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, क्या क्या रिजल्ट्स होंगे उसके। सिनेरियो आर कंस्ट्रक्टेड एंड द वेज, सिनेरियो कंस्ट्रक्ट करेंगे हम अलग अलग कि उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज, एंड द वे एंड मीन्स ऑफ फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज आर डिजाइंड। जस्ट लाइक इस थर्ड स्टेप का मतलब है डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह पहले ही कैलकुलेट कर लेना रिस्क को कि क्या क्या रिस्क होंगे, पॉसिबिलिटीज़ कैलकुलेट कर लेना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, अगर ये ना हुआ तो ये ना हुआ तो ये हुआ तो, ठीक है। द स्टेप फॉर द सिनेरिक बिल्डिंग में भी गिवन, आइडेंटिफाई द हजार्ड्स ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब हजार्ड से रिलेटेड आइडेंटिफाई करना है, इंटरेस्ट से क्या क्या हो सकते हैं। दूसरा स्टेट द क्वेश्चन टू बी इन्वेस्टिगेटेड, कौन कौन से क्वेश्चन हमें इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे जब कोई रिजल्ट फेल होगा। डेवलप अ प्लांट सिनेरियो, एक प्लांट सिनेरियो में डेवलप करना पड़ेगा, मतलब एक ऐसी सिचुएशन, ऐसा प्रोजेक्ट प्लान पहले ही करना पड़ेगा, प्री प्लान, कि उसके अंदर फॉल्ट बहुत कम हो या बग्स बहुत कम हो, और हो तो उसका अल्टरनेटिव हमारे पास हो उस टाइम पर। डेवलप ए सिनेरियो ट्री, एक सिनेरियो ट्री प्रोवाइड कर देंगे हम। ट्री का मतलब जैसे कि आपने वो फिल्म देखी है मनी हाइस्ट, तो उसके अंदर हर पॉसिबिलिटीज़ के लिए उसके पास एक प्लान होता था। उसी तरह एक प्रोजेक्ट को बनाते टाइम हमारे पास सिनेरियो ट्री होगा, अगर ये फेल हुआ तो हम ये कर देंगे, अगर ये फेल हुआ तो हम ये कर देंगे। कलेक्ट एविडेंस टू इवेलुएट द नोड्स ऑफ ट्री, आप एविडेंस इकट्ठे करो, किस चीज़ के एविडेंस, जो नोड्स आप ट्री के, जो आप ट्री बना रहे हो उसके अंदर नोड्स तो बनेंगे, मतलब शाखाएं, कि ये ना हुआ तो ये होगा, ये ना हुआ तो ये होगा। तो उस ट्री की शाखाओं को आप यूं ही नहीं बना देंगे, पहले आप एविडेंस कलेक्ट करेंगे कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा है क्वालिफाइंग द नंबर ऑफ सिनेरिक ट्री, लिंक द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय सिनेरिक एनालिसिस विद एम्पेरिकल एविडेंसेस, एम्पेरिकल एविडेंस होने चाहिए उस चीज़ को कंडक्ट करते टाइम, ठीक है। तो ये 7 स्टेप्स हैं जो कि सिनेरिक बिल्डिंग में काफ़ी मदद होंगे। इसके बाद रिस्क एनालिसिस का दूसरा जो पार्ट है उसमें आता है हमारा फेलियर मोड एंड इफेक्टिव एनालिसिस। तो इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं FMEA, फीमा, ठीक है। फीमा इज डिफाइंड एज द सिस्टमेटिक टूल, सिस्टमेटिक टूल डिफाइन किया जाता है एज अ टू आइडेंटिफाई पॉसिबल फेलियर मोड्स इन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, वो आइडेंटिफाई करने के लिए जो पॉसिबल फेलियर्स हैं, ठीक है। दूसरा है टू अंडरस्टैंड फेलियर मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए। तीसरा है रिस्क एनालिसिस, और उसके बाद होगा हमारा प्लान फॉर एक्शन ऑन एलिमिनेशन और रिडक्शन ऑफ फेलियर मोड्स। अगर फेलियर हो गया तो हमारे पास एक्शन प्लान रेडी होना चाहिए उसे एलिमिनेट करने के लिए, उसे रिड्यूस करने के लिए। तो फीमा पहला है स्टेप टू कंडक्ट फीमा, मतलब इस जो हमने एनालिसिस, ये जो दूसरा पार्ट है इसका फेलियर मोड एंड इफेक्टिव एनालिसिस,
उसको कंडक्ट करने का पहला स्टेप क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट एंड प्रोसेस एंड इट्स फंक्शन मस्ट बी अंडरस्टूड फर्स्ट। पहले प्रोडक्ट और प्रोसेस अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कंडक्ट करने से पहले। दूसरा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इज क्रिएटेड एंड डेवलप्ड। ब्लॉक डायग्राम प्रोवाइड करने। अब जैसे कि आपने कभी कभी ओल्ड जो फ्रिज या मशीन होगी आपकी वॉशिंग मशीन, उसमें आपने देखा होगा कि उसके पीछे ना एक छोटी सी चिट लगी होती थी जिसमें ब्लॉक डायग्राम दिए होते थे पूरे कनेक्शन के। तो वो आपको समझना पड़ेगा ब्लॉक डायग्राम क्या चीज़ किस तरफ फ्लो कर रही है। उसके बाद है हेडर ऑन फीमा फॉर्म इज कंप्लीटेड। ठीक है। दूसरा है फीमा फ्रॉम द इंडिविजुअल पार्ट प्रोसेस नेम एंड मॉडल प्लेट द आइटम। फोर्थ पार्ट है मतलब हेडर बनाने हैं तीसरे पार्ट के अंदर, फीमा के अंदर हेडर्स मतलब हाइडलाइंस होनी चाहिए आपकी, वो कंप्लीटेड होनी चाहिए। इंडिविजुअल प्रोसेस और प्रोडक्ट का नेम होना चाहिए जो कि हेडरली हाईलाइट होना चाहिए। चौथा है द आइटम फंक्शंस आर लिस्टेड लॉजिकली। जो फंक्शंस है वो लॉजिकली लिस्टेड होनी चाहिए उसके अंदर, मतलब पहले आपको मोटर स्टार्ट करनी है, उसके बाद करंट फ्लो करेगा, उसके बाद सेल्स में मतलब आप खटके की तरफ जाएगा, तो लॉजिकली ऑर्डर में होना चाहिए आपका ब्लॉक डायग्राम। ऐसा ना हो कि कुछ भी कैसे भी बना दिया। देन फेलियर मोड्स आर आइडेंटिफाइड। जो फेलियर मोड होंगे उसे आइडेंटिफाई करना है। सिक्स्थ में फेलियर मोड इज़ वन कंपोनेंट कैन कॉज फेलियर इन अदर। अगर एक फेलियर के कारण एक कंपोनेंट के अंदर फेलियर होता है दूसरे में भी कॉज करेगा वो, उसे भी आपको पता होना चाहिए कि किससे क्या इफेक्ट प्रोसेस इफेक्ट हो रही है। सातवां है देन द इफेक्ट ऑफ ईच रिस्क फेलियर मोड्स आर डिस्क्राइब्ड। हर रिस्क और फेलियर मोड्स का जो इफेक्ट होगा वो डिस्क्राइब होना चाहिए अच्छी तरह। देन द कोज ऑफ ईच फेलियर, ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है नहीं। देन द कोज ऑफ ईच फेलियर मोड्स हैव टू बी आइडेंटिफाइड। हर फेलियर का कोज पता होना चाहिए, कारण पता होनी चाहिए। द प्रोबेबिलिटी फैक्टर इंडिकेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस इज कंसीडर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर आपको पता होना चाहिए, मतलब कितनी बार अक्कर हो सकता है वो फेलियर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। Designer process mechanisms has to be identified which can prevent the cause of failure or detect failure before it reaches to the customer। और जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं या प्रोसेस जो आपका मैकेनिज़्म है उसे आपको कई बार चेक करना पड़ेगा, मतलब बहुत बार चेक करना पड़ेगा फेलियर्स और डिफेक्ट्स को बिफोर इट रीचेस टू कस्टमर। कस्टमर से पहुंचने से पहले, मतलब इससे पहले आप उसे लॉन्च करें आपको उसके बग्स पता होने चाहिए, ठीक है। 11th है असेसमेंट ऑफ द डिटेक्शन रेटिंग इज डन बाय असाइनिंग अ न्यूमेरिकल वेटेज। मतलब जो भी आप डिटेक्ट करेंगे रेटिंग करेंगे, मतलब किसी भी कंपोनेंट की वर्किंग को आप रेट करना चाहते हो तो आप उसे ना रेट करेंगे, जैसे कि आप गूगल पे भी रेट करते हैं 1 स्टार टू 5 स्टार। जो आपको नहीं पसंद आता तो 1 करते हैं वरना 5 करते हैं अगर ज़्यादा ही पसंद है तो 1 से करेंगे, उसे रेटिंग करेंगे 1 से 10 तक की। तो 1 होगा सर्टेनली डिटेक्ट द पोटेंशियल कोज, मतलब कि उसके अंदर बहुत ही सेवर के कोज है, डिफेक्ट है, मतलब वो नहीं सॉरी उल्टा बोल गया मैं। 1 का मतलब होगा बहुत ही फाइन है। 2 का होगा नो डिटेक्ट द कोज और मैकेनिज्म। इसके बाद होगा रिस्क प्रायोरिटी नंबर्स RNP, मतलब RPN सॉरी, इज कैलकुलेटेड एज और रिव्यूड। RPN क्या होता है? सेवरिटी इंटू प्रोबेबिलिटी इंटू डिटेक्शन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा RPN होगा, उस हिसाब से आप उसकी रेटिंग करेंगे। रिकमेंडेड एक्शंस आर डिटरमाइंड टू एड्रेस पोटेंशियल रिस्क और फेलियर विद द हाई RPN। अगर आपका RPN हाई है तो उसके एक्शंस को हम पोटेंशियल रिस्क मान के उसके ऊपर एक्शंस लगाएंगे ताकि उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके और उसे सोल्व किया जा सके। रिवैलिडेट ईच एक्शंस बाय रीएड्रेसिंग सेवरिटी प्रोबेबिलिटी एंड डिटेक्शन एंड रिव्यू द रिवाइज्ड RPN। और दोबारा सब कुछ ठीक करने के बाद दोबारा RPN देंगे और दोबारा चेक करेंगे। मतलब RPN एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ पर आपको जो RPN आएगा मतलब सेवरिटी क्या हो रही है, प्रोबेबिलिटी कितनी है प्रॉब्लम की और डिटेक्शन कितनी बार हुआ है, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा RPN। ये नंबर है एक्चुअली, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप आगे स्टेप्स को जारी करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे B स्टेजेस ऑफ फीमा, ठीक है, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। तो एनालिसिस कैन बी एग्जीक्यूटेड इन 4 स्टेजेस। जो आप एनालिसिस 4 स्टेज में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्टेप 1 होगा आइडेंटिफाइंग पॉसिबिलिटी एंड डिफाइनिंग द स्कोप। सबसे पहले पॉसिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना और स्कोप को डिफाइन करना। दूसरी स्टेज होगी मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ रिस्क इन्वॉल्व फ्रॉम द फेलियर मोड्स आइडेंटिफाइड, मतलब रिस्क के वॉल्यूम को मेज़र करना और फेलियर मोड्स को आइडेंटिफाई करना। तीसरी स्टेज होगी क्लासिफिकेशन ऑफ सेवरिटी। सेवरिटी मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है, कितनी बार अक्कर ऑफ इफेक्ट एंड द सॉल्यूशन ऑफ द कॉज ऑफ हाई रिस्क। अगर हाई रिस्क है तो उसका सॉल्यूशन पता करना। चौथी स्टेज होगी रीवैलिडेशंस अबव प्रोसीजर आफ्टर करेक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड। जो इलोन मस्क है वो इन चारों स्टेप्स को फॉलो करता है अपनी किसी भी एजेंसी के लिए जब भी वो करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद है फीमा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या क्या है? द टॉप पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड हेडर, जो कि नॉर्मल है, ये तो सबको ही पता होता है। जो टॉप पोर्शन है डॉक्यूमेंट का वो हेडर होता है एंड मेनली यूज फॉर द ट्रैकिंग, ट्रैक करने के लिए।
एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉलम ऑफ वर्कशीट, पहली वर्कशीट की कॉलम के ऑल द अदर डिटेल्स रिमेनिंग द सेम, सब रिमेन सेम रहेंगी। मतलब क्या है कि हेडर इंक्लूड्स द फॉलोइंग, मॉडल नंबर प्रिपेयर्ड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमा टीम फीमा डेट्स वगैरह, ये बना दी मैंने। ये जो आप ऊपर ब्लैक पेन से देख रहे हैं आपका हेडर होगा, जिसके अंदर मॉडल नंबर है, प्रिपेयर्ड बाय किसने प्रिपेयर किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद सब हेडर्स हैं। इसके बाद की डिटेल तो नंबर्स में होगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारे 2 स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं, तीसरी यूनिट के हम यहाँ पर हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो सॉरी फॉर दैट। और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम बची हुई चीज़ें जो उसके अंदर बच गई हैं यूनिट 3 की, जो पेंडिंग चीज़ें हैं, पेंडिंग टॉपिक्स हैं, वो बताऊंगा, और यूनिट 4 की बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें उनके साथ जो पूरी बुक ना पढ़ना चाहते हो, सिर्फ एक समरी जानना चाहते हो कि बुक में हो क्या रहा है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आपको अगर पता है कि क्या हो रहा है, पूरी फंक्शनिंग क्या है चैप्टर की, तो आप बनाकर लिख सकते हैं उसे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।